गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं अनिकेत जैन आप लोगों के सामने कार्बोनाइल चैप्टर का तीसरा वीडियो शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, जो उसका आगे का पोर्शन शुरू करें, मैं आप लोगों से वापस से एक बार ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कार्बोनाइल वाले चैप्टर के अंदर पहले वीडियो के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस कर लिया है। कार्बोनाइल को कैसे कैसे बनाया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंट मेथड्स और उसके भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ उसके लेबोरेटरी के टेस्ट भी हम लोग यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस के जो टेस्ट होते हैं वो भी हम लोग उस वीडियो में देख चुके हैं। सेकंड जो वीडियो कार्बोनाइल का हमने बनाया है, इसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शंस को शुरू किया और इसके अंदर हम लोग नेम्ड रिएक्शंस कार्बोनाइल की जो है वो हम शुरू कर चुके थे। नेम्ड रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म की शुरुआत की सबसे पहले, और फिर नेम्ड रिएक्शंस में हमने विटिग रिएक्शन को, एल्डोल कंडेंसेशन को और कैनिजारो को कंप्लीट कर लिया दूसरे वीडियो के अंदर। अब ये जो वीडियो चल रहा है इसमें आगे की जो नेम्ड रिएक्शंस हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में बाकायदा मेंशन है, और क्योंकि कार्बोनाइल अलग से हमारे सिलेबस में लिखा हुआ उसकी केमिकल रिएक्शंस, उनमें भी हमें उसे देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अब हम जो आगे की नेम्ड रिएक्शंस हैं उन्हें शुरू करते हैं। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रहेगा, उसे शुरू करेंगे। तो हम बात करते हैं आज सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जो है नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन, जिसका नाम है पर्किन रिएक्शन। कंडेंसेशन का पार्ट है और कंडेंसेशन का मीनिंग मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर दो मॉलिक्यूल, दो कार्बोनाइल कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं, कंडेंस्ड होते हैं। ये और बात है कि कैनिजारो को कार्बोनाइल की रिएक्शन है इस वजह से पढ़ा जा रहा है, वो कंडेंसेशन का पार्ट नहीं था, वो असमानुपातन यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का पार्ट था। सबसे पहले पर्किन रिएक्शन में देखो, अब अगर हम बात करें पर्किन रिएक्शन की तो डेफिनेटली सबस्ट्रेट जो है वो होंगे कार्बोनाइल कंपाउंड। तो देखो अब हम पर्टिकुलर नेम रिएक्शन को कैसे पढ़ के चले। तो एक तरीका है कि या तो हम एक स्टेटमेंट लिख लें कि इसमें ये कार्बोनाइल कंपाउंड इस रिएजेंट से रिएक्ट करता है, ये प्रोडक्ट बनता है, ये इसका इंटरमीडिएट। और एक तरीका है कि हम सीक्वेंसिंग से सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट को लिख लें, एक केमिकल रिएक्शन को लिख लें, उसकी मैकेनिज्म को देख लें। हर एक नेम रिएक्शन में आप लोगों को पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, उस केस को चेक करके एग्जाम में स्ट्राइक करना पड़ेगा कि ये केस किस नेम रिएक्शन का है, और उसमें आपकी प्रैक्टिस काम करेगी। जैसे कि पर्किन रिएक्शन की यदि सबस्ट्रेट की बात की जाए तो पर्किन का सबस्ट्रेट होते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पर्टिकुलरली कार्बोनाइल में भी इसमें मेंशन कर दिया गया है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ पर्किन रिएक्शन बेस्ट देखी जाती है। एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं जैसे कि बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, या फिर जैसे कि फरफ्यूरेल। नाम से आप पहले से ही परिचित हैं, पिछले वीडियोस को आपने देखा होगा तो आपको पता है, नाम में पहले ही चर्चा कर चुका हूं। बेंजल्डिहाइड और फरफ्यूरेल, फरफ्यूरेल जो है इसे कहा जाता है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के मैंने दो एग्जांपल आपके सामने रखे। इस तरह के केसेस पर पर्किन रिएक्शन देखी जाती है। फिर बात आती है इसके रिएजेंट की, और आपको यह भी पता है कि लगभग सारी रिएक्शंस जो आप पढ़ रहे हो इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म चल रही है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल बनाया जा रहा है और जनरली ये एक इनोलेट है, और इनोलेट अटैक कर रहा है कार्बोनाइल के ऊपर और कंडेंस्ड करवा रहा है एक कार्बोनाइल को दूसरे कार्बोनाइल से। कहने का मतलब यह है कि यहां भी इनोलेट है रिएजेंट, लेकिन यहां है एनहाइड्राइड्स। तो पहली पहचान पर्किन की, कार्बोनाइल नहीं है, कार्बोनाइल की तो ढेर सारी रिएक्शंस हैं, पहली आइडेंटिफिकेशन है एनहाइड्राइड्स। ये ध्यान रखना, एसिटिक एनहाइड्राइड नॉर्मली इसमें लिया जाता है। इसके अलावा भी एनहाइड्राइड ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसको एसिटिक एनहाइड्राइड को जो है हम AC2O ऐसे लिख देते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं। ये तो अपना अपना तरीका है। एक बार आरपीएससी ने इसको ऐसे लिख के दिया था, देखो, तो बात तो एक ही हो गई, आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसके साथ जो बेस लिया जाता है, क्योंकि सॉल्ट इनोलेट बनाने के लिए बेस डालना पड़ेगा, वो बेस होता है इसी एनहाइड्राइड का जो एसिड है उसका सॉल्ट, जैसे कि सोडियम एसीटेट एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ डाला जाता है। ये रीएजेंट हो गया। फिर बात आती है इसके प्रोडक्ट की, उत्पाद, पर्किन कंडेंसेशन की।
उत्पाद जो है यानी कि प्रोडक्ट जो है इसका वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स। अब आपको याद दिला दूं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स एल्डोल के प्रोडक्ट होते हैं, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल यानी इनॉन दे कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय एल्डोल, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड दे कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय पर्किन, एज वेल एज इसकी जो अगली रिएक्शन होगी नोवेल जेल, उससे भी ये बनाए जा सकते हैं, है ना। और आप देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड तो हम कह ही रहे हैं, मैं आपको बता दूं पर्टिकुलरली बेंजल्डिहाइड के साथ जब पर्किन कराएंगे तो सिनामिक एसिड बनाने का बेस्ट मेथड है पर्किन। इसके अलावा नोवेल जेल भी सिनामिक एसिड देता है, तो सिनामिक एसिड बनाने वाली कंडेंसेशन एक तो पर्किन हो गई और एक नोवेल जेल हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में देखने वाले। तो ये तो कहानी हो गई स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पर्किन का। अब सबसे पहले एक रिएक्शन खींच लेते हैं और ये सारी चीजों का उसमें पता चल जाएगा, फिर उसके मैकेनिज्म देख लेंगे। तो एक रिएक्शन लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं बेंजल्डिहाइड, और इस पर हमने लिख दिया एरो पर एसिटिक एनहाइड्राइड Ac2O, हाँ जी, और ये इसके साथ हमने लिख दिया है सोडियम एसीटेट यानी उसी का सॉल्ट। ये बेस की तरह है, ये इससे कंडेंस्ड होता है और फाइनली सिनामिक एसिड बन जाता है। सिनामिक एसिड की केमिस्ट्री देखिए, ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, इसको सिनामिक एसिड कहते हैं, पहला नाम। लेकिन एक बार पता आरपीएससी ने क्या किया, इसका नाम ऑप्शन में लिख के दिया बीटा फिनाइल एक्राइलिक एसिड। तो ये इसका ट्राइवियल नेम है, ये इसका पॉपुलर नेम है, और यदि आप आईयूपीएसी करोगे तो ये प्रोपिनोइक एसिड बनेगा थर्ड पोजीशन पर फिनाइल लगा के। तो कैसे भी नाम, मैं नॉमेनक्लेचर का वीडियो अलग बना चुका हूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेवल का, आप उससे देखें पहले ऑर्गेनिक में आगे बढ़ने से पहले चैप्टर में, तभी आपको पूरी समझ में आएगी। और ये बता दूं आपको कि बहुत सारे क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें ऑप्शंस में नाम दे देते हैं प्रोडक्ट का। आपको नाम से स्ट्रक्चर नहीं आती है तो आपका सवाल अटेम्प्ट होगा ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे वहां। ये समझ में आई पहले तो रिएक्शन सिनामिक एसिड, इसका मतलब ये हुआ है कि C6H5CHO का ये पोर्शन और बाकी पोर्शन रिमेनिंग यहां से एसिटिक एनहाइड्राइड, ये कंडेंस्ड हुआ है आपस में, देख लो, चेक कर लो, और फाइनली यहां से एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस हुआ है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म जो है मैं आपको बता दूं, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। पर्किन की मैकेनिज्म की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें जो काम की मैकेनिज्म थी वो एल्डोल हमने पढ़ी, विटिक की भी हमने मैकेनिज्म पढ़ी, कैनिजारो की भी हमने पढ़ी, आगे हम बेंजोइन की भी पढ़ेंगे, मैनिक की भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ रिएक्शन है जिनकी हम मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, उनमें से एक पर्किन है। जरूरत ही नहीं है, क्यों? सीधे प्रोडक्ट के लिए मैं आपको बता देता हूं क्या है डायरेक्ट प्रोडक्ट। पहली बात तो अब तक जो आरपीएससी ने सवाल पूछा है पर्किन का, उसने हमेशा सबस्ट्रेट और ये डाल के प्रोडक्ट बना के नाम पूछा है, या फिर ये दोनों चीज डाल के प्रोडक्ट को पूछ लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत आराम से आप इसको देख के स्ट्राइक कर लोगे, क्योंकि ये केवल और केवल पर्किन में ही काम आता है एनहाइड्राइड, इसके अलावा किसी और कंडेंसेशन में नहीं। ये तो फिर भी बेंजोइन में भी काम आएगा, और ये और एल्डोल में भी काम आता है, ये कई रिएक्शंस में काम आता है सबस्ट्रेट, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, इसको ये पहचान बनता है पर्किन की। तो देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट यदि आपको बनाना है तो आपने देखना है, एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड आपके सामने होगा, और एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ आपको मिलेगा एनहाइड्राइड। तो सुनो मेरी बात, एनहाइड्राइड जो है ये इस तरह से लिख लेते हैं हम, इस तरह से, और इसकी H2 को हम अलग से दिखा देते हैं कुछ इस तरह से। हालांकि ये एक बॉन्ड दिखाना गलत है इस तरह से, तो इसको बेटर रहेगा कि हम H2 को, इस CH3 की H2 को हमने अलग से दिखा दिया। तो अब बात को समझना, जो भी एनहाइड्राइड, वैसे तो एसिटिक एनहाइड्राइड मिलेगा आप लोगों को, जो भी एनहाइड्राइड शर्त है उसकी एल्फा जो कार्बन है ना, कार्बोनाइल वाली एनहाइड्राइड की जो एल्फा, उस पर 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए, ये H2O लेके भागेगा। तो बोले ये तो फिर एक तरह से याद रखना हो गया। मैं आपको बता दूं, आप मैकेनिज्म देखोगे ना, उसके बाद भी आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना ही सीखोगे, ये भी गारंटी है मेरी। तो जब हमें देखना ही इसको है तो मैकेनिज्म क्यों पढ़े, और वहां से सवाल नहीं बन सकता, कोई है ही नहीं वहां का इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कोई।
और मैकेनिज्म भी अलग अलग किताबों में अलग अलग है, इसलिए बात ही नहीं कर रहे भैया, सीधे देख लो H2O निकाल दो। और लास्ट स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है इसकी प्रेजेंस में, सॉल्ट है ना कहीं H2O है, वाटर की प्रेजेंस में लास्ट स्टेप में यहां से हाइड्रोलाइसिस होता है। तो इधर ये एस्टर है, एक तरह से एनहाइड्राइड है, पर आप देख रहे हो ये एस्टर वाला बॉन्ड हो गया एक प्रकार से, तो एनहाइड्राइड का कह दो हाइड्रोलाइसिस HOH। तो समझ गए होंगे कि H2O यहां से गया, ये तो क्या हुआ H2O का निकलना, इसको जोड़ा तो क्या बना C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH, आ गया ना सिनामिक बन के। और अगर आप इसको भी याद नहीं रखना चाह रहे, बोले इस तरीके से भी हम संतुष्ट नहीं है, तो भैया फिर तो सीधे सीधे एनहाइड्राइड वाले इस पोर्शन को इसको इससे जोड़ दो। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, ये आरपीएससी पूछ चुका है फरफ्यूरेल का केस। अब ये पिछले एग्जामों में बहुत ट्रेंड में रहा, हो सकता है आने वाले टाइम में जो नेम रिएक्शन पहले नहीं आई 2 बार 2016 और 2020 में, वो इस बार आने के चांस उसके ज्यादा रहेंगे। फरफ्यूरेल और इसकी रिएक्शन उसने क्या लिख के दिया, उसने लिख के दिया ऐसे एनहाइड्राइड को, और ये लिख दिया ACONA यानी कि सोडियम एसीटेट को। ये ऐसे लिख दे चाहे ये ऐसे लिख दे, क्या दिक्कत है, बात तो एक ही है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पोर्शन को कंडेंस्ड करना है, और क्योंकि अब एरोमेटिक रिंग बेंजीन नहीं है, अब फ्यूरेन है, तो इसके CH से हमें डबल बॉन्ड CH और COOH को जोड़ना है। यही तो कहानी कर रहे हैं हम अब तक। तो क्या ये सिनामिक है? नहीं भैया, सिनामिक तो वही है एराइल वाला, फिनाइल वाला। ये इसका नाम जो है वो होगा बीटा फ्यूरिल। एराइल में ये फ्यूरिल ग्रुप है, एक्राइलिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो ये हो गई पर्किन कंडेंसेशन, और इसका ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अब ये जो मेथड मैंने बताया ये इसलिए सिखाया था कि जो तीसरा केस आ रहा है इसका, इसके लिए ये महत्वपूर्ण था। तीसरा केस जो है वो बेंजल्डिहाइड पर ही खींच रहा हूं मैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड पर ही देखी जाती है रिएक्शन जनरली, लेकिन अब की बार हमने एनहाइड्राइड ले लिया प्रोपियोनिक। एक बार इसको कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिख के देगा, इसको ऐसे ऐसे लिख देगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड कह दिया, और इसके साथ इसी का सॉल्ट प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट, और अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यह हमारा टारगेट हो गया। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें। तो भैया एनहाइड्राइड को आप केमिस्ट्री को समझो, एनहाइड्राइड की, एनहाइड्राइड जो है COO और इससे आगे CO, ये पूरा ग्रुप जो है ये 2 बार अटैच है, तो ये कुछ ये हो गया क्या, और इधर मैं लिखूं इसको तो CH2 ऐसे लिख दूं इसको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इस तरफ, और ये मैंने लिख दिया है। अब अगर आप पूछना चाहेंगे कंसेप्ट क्या है रिएक्शन का, तो भैया ये बेस है, बेस से मतलब है ये सॉल्ट है एक प्रकार से, लेकिन ये अल्फा H को खींच सकता है। तो देखो एक अल्फा H जाएगी और यहां इनोलेट कोई सी भी कार्बोनाइल की अल्फा, ये नॉट बीटा। तो मैंने जो एनहाइड्राइड लिया इस बार इसमें बीटा H भी थी, कल को गलती से आप इसको डायरेक्ट जोड़ दो और कल को अगर आप ये प्रोडक्ट बना दो तो ये तो वैसे ही सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फा बीटा गामा, ये तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड हो गया, हमारा प्रोडक्ट पर्किन का बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो भैया एक कहानी देखो ये होती है हमेशा नेम रिएक्शन की, कि नेम रिएक्शन में आपको सबस्ट्रेट रिएजेंट और प्रोडक्ट पहले से यदि ध्यान है कि भाई ये बन के आता है, तो आप आराम से स्ट्राइक कर सकते हो केस को, मतलब गलती नहीं होगी। आपने प्रोडक्ट बनाया, मान लो आपने डायरेक्ट जोड़ दिया इससे ही, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि भैया अल्फा H जो है वो इस सॉल्ट के साथ जाती है, तो ये तो गलत हो गया, प्रोडक्ट हटा दिया। क्लियर?
अब बात आती है कि फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो भैया मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था कि H2O निकलती है अल्फा वाली। क्यों? क्योंकि अल्फा एसिडिक है, वही प्रोटॉन जाएगी, वो अटैक करेगी, डिहाइड्रेशन होगा, सारी कहानी जैसे एल्डोल में होती थी वैसे होती है, बताने की जरूरत नहीं है। और यहां से हाइड्रोलाइसिस होगा, इधर एल्कोहल OH बन के निकलेगा तो ये भी एसिड बन गया और इधर भी एसिड बन जाएगा। तो आप जब इसे जोड़ोगे तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो ये होगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस केस। थोड़ा सा लेवल अच्छा लेवल है, ग्रेजुएशन ही ये भी बता दूं, चेक करो क्या ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, बिल्कुल ये वही है। क्या ये सिनामिक है? नो, ये सिनामिक नहीं, इसमें एक मिथाइल एक्स्ट्रा आ गया, इसमें मिथाइल एक्स्ट्रा आते हैं, अल्फा मिथाइल बीटा फिनाइल एक्राइलिक एसिड इसका नाम कह देंगे, दैट इज द प्रोडक्ट। ये केस अगर आपको समझ में आ गया तो ये मान के चलना आपने पर्किन को समझ लिया है। पीछे वापस देखें, पर्किन के दो केस मैंने आपको बताया, बेंजल्डिहाइड और फर्फ्यूरिल, ये तो पॉपुलर है ही है, और अभी जो आरपीएससी हुई है रिसेंटली उनमें पर्किन हर बार आ रही है और इसी फॉर्म में। बस स्ट्राइक करने का एक ही तरीका है, एसिटिक एनहाइड्राइड को देख के पहचान लेना। अब बारी आती है इसके एक और इंपॉर्टेंट केस की। थोड़ा सा भी यदि लेवल बढ़ के आया तो कुमेरिन सिंथेसिस को पूछ सकता है। प्लांट पिगमेंट वो सैलिसिल एल्डिहाइड से होता है, ये बेंजल्डिहाइड है और ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया। रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से ACONA की प्रेजेंस में, करेक्ट। ये स्ट्राइक कर गया, AC2O लिख दिया तब भी स्ट्राइक कर जाएगा कि ये किसका केस है, ये केस है पर्किन का, ये लिख दिया। और ये हमने बना दिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड को, देखना एक बार जरा, OH अपनी जगह। इसे जब आगे हीट करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने लिखा है इसको मैं ओपन करके लिख देता हूं, यहां देखना एक बार, CO और OH। तो भैया ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन यहां फेवरेबल हो रही है, डिहाइड्रेशन, और उसका फेवरेबिलिटी का रीजन है 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग का बन के आना। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो सैलिसिल एल्डिहाइड के साथ आता है वो आता है कुमेरीन। कुमेरीन इज द प्लांट पिगमेंट। प्लांट पिगमेंट आप जानते ही हो जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल भी एक प्लांट पिगमेंट होता है ना, इसी तरह से कुमेरीन है। तो ये एक बात हो गई है। कुमेरीन आगे कई ड्रग सिंथेसिस में काम भी आता है, जो एंजाइटी डिप्रेशन वाली जो ड्रग्स होती है उनमें कुमेरीन काम आता है आगे, बट हमारा स्कोप अभी यहीं तक देखने का है। ये पर्किन हमारी कंप्लीट हो गई है, मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं शुरुआत करता हूँ नोवेल जेल रिएक्शन की। नो इवना एजिल रिएक्शन यानी कंडेंसेशन का 100% मैं आपको बोल रहा हूँ पहले से ही, एल्डोल कंडेंसेशन है, पर्किन कंडेंसेशन है, नोवेल जेल कंडेंसेशन है। सिर्फ कैनिजारो कंडेंसेशन नहीं है, वो असमानुपातन का केस है, डिस्प्रपोर्शनेशन का है। तो इसमें कंडेंसेशन किन किन के बीच होगा? तो भैया एक तो कार्बोनाइल सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन है नोवेल जेल के? कार्बोनाइल्स, जनरली एल्डिहाइड्स, मतलब कीटोन के साथ भी है लेकिन जनरली एल्डिहाइड्स पर ये ज्यादा ऑब्जर्व होती है, लेकिन हमने यहां पर कार्बोनाइल लिख दिया, इसका मतलब कीटोन एल्डिहाइड दोनों देंगे इस रिएक्शन को। फिर बारी आती है, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पता है हमें। मेन जो है रीएजेंट है जिससे हम स्ट्राइक करते हैं कि ये नोवेल जेल का केस बनता है। अब रीएजेंट जो है वो है इसका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, ये इसकी पहचान है। और एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स के साथ जो है बेस डाला जाता है। तो देखो सुनो, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की बात यदि करें तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें मिथाइलिन ग्रुप से Z इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं, दो दो। अभी तक तो एक ही ग्रुप अटैच था, ये एक्टिव मिथाइलिन इनकी प्रोटोन और ज्यादा एसिडिक हो जाती है, विथड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि G अगर हम ले लें COET, 2 एस्टर। तो एक तो आप सबसे पहले इसी पे पढ़ते हो BSc लेवल पे, इसको बोलते हैं इथाइल मेलोनेट। मेलोनिक एसिड का एस्टर है इथाइल मेलोनेट। बेंजल्डिहाइड के साथ पढ़ते हो, सिनामिक एसिड बनाते हो। या फिर इसकी जगह साइनाइड भी ले सकते हैं।
एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जगह मैं आपको बताऊं, एक तो ले लिया एस्टर और एक ले लिया कीटोन। ये भी विथड्रॉइंग है, ये भी विथड्रॉइंग है, ये भी विथड्रॉइंग है, एक्सेप्टिंग है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले, ऐसे कहलाते हैं एक्टिव मिथाइलिन। अब देखो बात क्या है, ये जो कंपाउंड है इसका कई बार नाम लिख के दे देते हैं, ये है एसिटो एसिटिक एस्टर। ये एसिटो, आगे एसिटिक और एस्टर। तो कई बार इसको, और देखो ये तो मैंने इस तरह से अरेंज किया है, कई बार एग्जामिनर इसको ऐसे अरेंज करके नहीं देता, बिल्कुल सीधी चेन में लिख के दे देता है। स्ट्राइक करना यानी पहचानना मुश्किल हो जाता है, तो कुछ और भी चीजें लेकर चलो ना साथ में नेम रिएक्शन की। जैसे ये तो हो गई हमारे एग्जाम। बेस जो है, बेस की भी बात देखो, बेस भी इसकी पहचान है। बेस लिए जाते हैं ऑर्गेनिक बेसिस, कार्बनिक क्षार, ऑर्गेनिक बेसिस जैसे कि पिरिडिन, पीवाई, बिल्कुल ऑर्गेनिक बेस है। थोड़े से वीक होते हैं, पर यहां पर मोर एसिडिक प्रोटोन होने की वजह से कंपैरेटिवली वीक बेस की ही रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि ट्राइथाइलएमीन। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एमीन्स जो होते हैं वो बेस होते हैं, जैसे कि ये ले सकते हैं, पेपरिडीन ले सकते हैं, हाँ, एटसेट्रा। ये तो हो गई इसकी पहचान। और इसका प्रोडक्ट जो है वो वैसे तो इसमें सिनामिक बनता है, पर फिक्स नहीं है कि प्रोडक्ट एसिड ही बनेगा। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो प्रोडक्ट का हमें पता चल जाएगा। तो ये तो कहानी हो गई नोवेल जेल की, इंट्रोडक्शन की। एक रिएक्शन खींचेंगे सबसे पहले, एक सामान्य अभिक्रिया खींचते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन तो हम बीएससी लेवल की ले लेते हैं, बेंजल्डिहाइड के साथ ये, और इसके साथ ले लेते हैं एक्टिव मिथाइलिन इथाइल मेलोनेट को, और बेस डाल देते हैं पेरिडीन को, और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एंड हीट। ये सारा प्रोसेस होता है ये। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद सिनामिक एसिड बनता है, और सिनामिक एसिड का दूसरा नाम मैं आपको अभी परकिन में बता चुका हूं, बीटा फिनाइल एक्राइलिक एसिड। ठीक है, तो ये तो पहले जनरल रिएक्शन हो गई। तो फिर इसमें क्या चीज पता चल रही है कि भैया इसका ऑक्सीजन जा रहा है, इसका H2O निकल रहा है, यानी कि डिहाइड्रेशन तो हो ही रहा है, अल्फा बीटा इसमें बॉन्ड बन रहा है, और आगे ये एसिड कैसे बन रहा है ये स्टेप सिखा देते हैं आपको। तो इसकी यदि मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो देखो, मैकेनिज्म में बेस एसिडिक प्रोटोन खींचेगा, इनोलेट बनेगा एक्टिव मिथाइलिन का, अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, हाँ, जैसे एल्डोल में करा रहे हो, आप खुद करके देख सकते हो, H2O निकलेगा। तो मैं तो यूं ही कह दूं ना डायरेक्ट कि भैया ये और ये निकाल दिया और जोड़ दिया इन दोनों को। सही बात है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले ये बन जाता है। अब इसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, और हाइड्रोलाइसिस एस्टर का जब करवाते हैं, H3O+ जो लिखा हुआ है, तो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से एसिड बनते हैं, आपको पता है ना। एक तरफ एसिड बनता है, यानी इस साइड एसिड बनेगा और अल्कोहल निकल जाएगा, ये आप जानते हो, और एसिड डेरिवेटिव में आपके आएगा भी, जो अगला चैप्टर होगा। एक ही कार्बन पे दो एसिड जब इसे हीट करते हैं तो बहुत ही आसानी से इजीली CO2 निकल जाती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड। और जब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो फाइनल प्रोडक्ट बचेगा सिनामिक एसिड। तो भैया सुनो, परकिन में बेंजल्डिहाइड पर एसिडिक एनहाइड्राइड और बेस डालकर सिनामिक बनाया जाता है, जबकि नोवेल जेल में बेंजल्डिहाइड पर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड डाल के
सिनामिक एसिड बनाया जाता है। अब सिनामिक एसिड तो क्योंकि है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, लेकिन कई बार अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी बन जाते हैं नॉवेल जेल में। अभी एक केस आएगा देखना, ये आपको डायरेक्ट मेथड मैकेनिज्म, क्योंकि एक मैंने बस 2 स्टेप हटा दिए, इनोलेट बनना, इनोलेट का अटैक करना और H2O का निकलना, जैसे एल्डोल में होता है, मैंने उसको हटा दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम इस तक आ गए और बाकी की कहानी लिख दी। आ रही है बात समझ में? ये मैंने बेंजल्डिहाइड पर खींची है रिएक्शन जो है, कौन सी? नॉवेल जेल। अब देखो इस रिएक्शन में यदि नेक्स्ट एग्जांपल है, उसने क्या किया, एग्जामिनर ने ये कंपाउंड ले लिया साइनाइड वाला, और वही बेस, कोई भी ऑर्गेनिक बेस, फॉलोड बाय H3O प्लस एंड हीट। तो अब आप खुद सोचो कि पहले जैसे इधर देखो पीछे H2O निकल रहा है, 2 साइनाइड आ गए, 2 साइनाइड रहेंगे जिसका हाइड्रोलाइसिस भी एसिड देता है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस साइनाइड का भी क्या देता है? एसिड देता है। और एक कार्बन पे 2 COOH, हीट करते ही क्या CO2 आसानी से, आप खुद सोचो, आप देखो CO2 आसानी से निकलती है इस कार्बन से। आप इसको केमिस्ट्री को कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी पढ़ोगे, वहां भी आपको समझ आ जाएगी ये चीज। तो यहां पर भी सिनामिक बन जाएगा बहुत आराम से। लेकिन अब जो अगला एग्जांपल लिया, इसमें देखो सुनो, ऐसे लिख दिया एग्जामिनर ने, ये लो, और इसके साथ दे दिया एक तो बेस और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस और हीट। समझ पा रहे होंगे आप इस केस को कि इस पर्टिकुलर केस में क्या एक्टिव मिथाइलिन, तो भैया ये पहचानने में ही नहीं आता कि एक्टिव मिथाइलिन था भी क्या, इस वक्त नहीं आ रहा, इसको स्ट्राइक करना जरूरी है। देखो उस टाइम जब हम एक साथ पूरा सब्जेक्ट लेके जाते हैं तब केस स्ट्राइक करना, क्योंकि इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी और फिजिकल भी, ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस पर ही निर्भर करेगा भैया। जितना अच्छा रिवीजन, जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपने की, जितनी शॉर्ट ट्रिक बनाई, जितना ढंग से आपने उसको ट्रिक बना करके याद किया, वो आपको लंबे टाइम तक मेमोराइज रहेगा और वहां एक्यूरेसी मेंटेन करवाएगा। नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, समझ आ रहा है? तो इसको अभी इस टाइम तो ऐसे देख रहे हो, लेकिन अब इसको आप ऐसे देखो, एक तरफ कीटोन है और एक तरफ एस्टर है, लेकिन ये है तो एक्टिव मिथाइलिन ही ना, एंड डेफिनेटली ये H2O निकलेगा और आप इसको जोड़ दोगे और अल्फा बीटा बॉन्ड बना दोगे। लेकिन अब केमिस्ट्री में कुछ परिवर्तन आएगा। वो क्या कि आपने अब अगला स्टेप H3O यानी हाइड्रोलाइसिस खींचना है, तो केवल और केवल इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा, कीटोन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है और उससे एसिड नहीं बनते हैं, आपको पता है। तो भैया ये लो, ये खींचा, कार्बन की 4 वैलेंसी मेंटेन करते हुए चलना, तो आप देखोगे कि ये बन के आया। और इसे जब हीट करेंगे तो भैया ये फिर वही पोजीशन आ गई, दे आर द बीटा कीटो एसिड्स। बहुत आराम से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें से CO2 निकलती है एंड फाइनल प्रोडक्ट अब चेक करना। देखो तो CO2 निकली तो ये H इससे जोड़ दोगे, अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन के आए हैं। तो मैंने जब भी तो आपसे कहा था कि मैं ये डिक्लेयर नहीं कर रहा कि नोवेल जेल के प्रोडक्ट केवल एसिड है। कुछ केसेस में एक्टिव मिथाइलिन जब इस तरह के ले लेते हैं तो कीटोन भी बन जाते हैं, इसलिए नोवेल जेल के प्रोडक्ट को मैंने अलग से मेंशन नहीं किया, केवल और केवल उसकी एक पहचान बता दी, एक्टिव मिथाइलिन का केस। तो ये हमारी नोवेल जेल फर्स्ट ग्रेड लेवल पर पूरी हो चुकी है और अगली रिएक्शन अब शुरू करते हैं, वो है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी कैंडिडेट जो है एमएससी लेवल पार करके आए हैं, पीजी लेवल पार करके आए हैं, आईएमएससी बीएड मिनिमम योग्यता है फर्स्ट ग्रेड के लिए,
और पीजी लेवल पर आप रिफॉर्मेट्स्की को ऑर्गेनोमेटेलिक्स में पढ़ के भी आए होंगे। जब भी रिफॉर्मेट्स्की का नाम आता है आपके सामने, आपको याद आ जाता है जिंक, यानी ऑर्गेनो जिंक की केमिस्ट्री आपको रिफॉर्मेट्स्की के अंदर याद आ जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि रिफॉर्मेट्स्की नाम आते ही आपको पहले तो जिंक याद आ जाएगा, तो जिंक देख के आप रिफॉर्मेट्स्की को स्ट्राइक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिंक को ध्यान रखना है, Zn, और उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि ये ऑर्गेनो जिंक की केमिस्ट्री में देखा जाता है। ऑर्गेनो का मतलब है कार्बन और जिंक का मतलब जिंक मेटल, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और जिंक डायरेक्टली अटैच होते हैं, वो है ऑर्गेनो जिंक। जैसे एक फ्रैंकलिन रिएजेंट को आप पढ़ते हो ऑर्गेनो जिंक में, इसी तरह से रिफॉर्मेट्स्की को आप पढ़ते हो ऑर्गेनो जिंक के अंदर। आ रही है बात समझ में? तो पहली पहचान, जैसे मैं अगर नाम लूं फेवरस्की, आपके सिलेबस में एक रिएक्शन है फेवरस्की रीअरेंजमेंट, ये भी आप एमएससी लेवल पे ढंग से पढ़ के आते हो। फेवरस्की का नाम सुनते ही हमें याद आ जाते हैं अल्फा हेलो कीटोन्स, अल्फा ब्रोमो या अल्फा क्लोरो कीटोन्स। इस पर फेवरस्की ऑब्जर्व होता है। तो देखो नेम्ड रिएक्शन की हमें पर्टिकुलर पहचान बनानी ही पड़ती है और वो हमारी प्रैक्टिस से बनती है। अब देखो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का, मैं आपको पहचान बताता चल रहा हूं। इन आइडेंटिफिकेशंस को आप रिमाइंड रखना माइंड में, इसको रिवाइज करते रहना, आपको केस स्ट्राइक हो जाएगा वहां। लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की, मान लीजिए आपने इसे रिवाइज ही नहीं किया, बोले आप सर ने तो एक बार बता दिया, आपने उसे एक बार देख लिया, उसके बाद दोबारा रिवाइज ही नहीं किया, तो पता है क्या होगा, जब एक साथ सारा सब्जेक्ट लेकर बैठोगे एग्जाम में तो चीजें एक साथ फिर मिक्स चलती हैं और फिर उस समय केस स्ट्राइक नहीं हो पाते हैं। तो बस यही चीज है ऑर्गेनिक के अंदर। कैंडिडेट को ऑर्गेनिक का फोबिया रहता है, दिमाग में डर रहता है कि हम पढ़ लेते हैं, हमें याद नहीं रहता है केस, हम पढ़ लेते हैं, हम बार बार रिवाइज कर लेते हैं, हम फिर भूल जाते हैं, वापस आते हैं। तो उसका रीजन यही है एक, कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो सही नहीं चल रही है। आप इसको ट्रिकी फॉर्म में लेके चलो, आपको समरी भी बनानी पड़े तो आप उसे बना के चलो। रिफॉर्मेट्स्की की पहचान बता दी। अब बात आती है रिफॉर्मेट्स्की के सबस्ट्रेट की। तो जाहिर सी बात है कि आप इसे कार्बोनाइल में पढ़ रहे हो, तो कार्बोनाइल्स जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पर देखी जाती है रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। फिर बात आती है इसके रिएजेंट की। तो स्टूडेंट यही है पहचान, रिएजेंट लिया जाता है अल्फा ब्रोमो एस्टर। वैसे अल्फा हेलो एस्टर भी कह सकते हैं हम, अल्फा ब्रोमो एस्टर, एस्टर की अल्फा पे ब्रोमीन, और इसके साथ डाला जाता है जिंक मेटल, जिंक मेटल को डाला जाता है। प्रोडक्ट की यदि बात की जाए रिफॉर्मेट्स्की के, तो प्रोडक्ट होते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब देखो मैं कह रहा हूं अल्फा ब्रोमो एस्टर, यानी एस्टर COOET या COOR के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे ब्रोमो होगा, और मैं कह रहा हूं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इसका प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब एस्टर की बीटा पर OH आ गया, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो एक काम करते हैं, हम एक रिएक्शन खींचते हैं, पहले हम एक रिएक्शन खींच लेते हैं। देखो पहले तो हमें पता चल जाएगी कहानी। ये मैंने ले लिया कीटोन और इसके साथ मैंने डाल दिया एरो पर। देखो ऐसे लिखते हैं, ये एरो पर लिखा जाता है अल्फा ब्रोमो एस्टर को, और इसके साथ जिंक को। पहली कंडीशन ये, फॉलोड बाय H3O+ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब एक तरह से प्रोटॉन सप्लाई करना है यहां पे। तो ये दोनों कंडीशन लिखी जाती है। देखो प्रोडक्ट क्या बन के आता है, देखना एक बार आप। मतलब इस कार्बोनाइल पर OH यानी इसका रिडक्शन हो गया, दैट मींस कहीं ना कहीं ये अटैक करेगा इस पे, यानी कंडेंसेशन तो ये हो ही रहा है। ये देखो ये मैंने बना दिया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को एक बार ऑब्जर्व करो, Br हट गया है, डेफिनेटली जिंक लेके भागा है, और ये CH2COOET ग्रुप इससे कंडेंस्ड हुआ है, जुड़ा है, संघनित हुआ है, और प्रोडक्ट आप देखो बीटा हाइड्रोक्सी है। सुन लो मेरी बात, बीटा हाइड्रोक्सी है, अल्फा भी नहीं है और गामा भी नहीं है, एस्टर की अल्फा बीटा पर हाइड्रोक्सी आ रहा है, प्रोडक्ट बना है ये, इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब कई बार क्या करता है एग्जामिनर, इसको आगे हीट नहीं करते, गर्म नहीं होता है, इसको आगे H2SO4 डाल देता है।
तो H2SO4 की प्रेजेंस में विलोपन अभिक्रिया, इवन मैकेनिज्म जो आप देखते हो, यहां तो इवन सी भी चलेगी, वैसे इवन मैकेनिज्म जो आप देखते हो उससे OH यहां से और H यहां से, तो ये H2O निकलते हुए ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर तक पहुंचा देता है। तो रिएक्शन तो हमारी रिफॉर्मेट्स की तो यही कंप्लीट हो गई है, एक्चुअल रिफॉर्मेट्स की तो यहां तक है। रिफॉर्मेट्स की को आगे बढ़ाएगा तो फिर H2SO4 डाल के क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करवाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बना लेगा। और इसके अलावा फिर इसका आगे हाइड्रोलाइसिस करा दे एस्टर का तो एसिड बन जाएगा। समझ में आ रहा है कहानी? तो कन्वर्जन करवाया जा सकता है। एक बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने इसका बहुत अच्छे लेवल का बहुत ही बेहतरीन केस एक बार पूछ चुका है, वो भाई मैं थोड़ी देर में आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। देखो अब मैं बात करता हूं इसकी मैकेनिज्म की, किसकी, रिफॉर्मेट्स की। छोटी सी मैकेनिज्म एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को सिखा रहे हैं कि इसमें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट H2O नहीं निकल रहा, इसमें कैसे अटैक हो रहा है इसलिए बताना पड़ रहा है। तो देखो ये मैंने ले लिया कीटोन, इस तरह से लिख दिया, और ये मैंने लिख दिया, अच्छा इसको एक स्टेप ऊपर मैं पहले वहां लिख देता हूं कि भैया अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ जब भी जिंक रिएक्ट करता है रिएजेंट, ये डाला जाता है जिंक, तो मैं आपको बता दूं जिंक की नेचर है डीएलोजिनेटिंग एजेंट होता है ये सबसे पहले करता है ऑक्सीडेटिव इंसर्शन। किस बॉन्ड में? CBr बॉन्ड के अंदर। तो अल्फा ब्रोमो वाला जो ये बॉन्ड है ना CBr, इसमें ऑक्सीडेटिव इंसर्शन करता है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और ये इस तरह से जिंक 0 से जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का। जिंक यहां 0 पे था, ऑक्सीडेशन 0 था, ऑक्सीडेशन नंबर इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, और यहां पर जिंक जैसे इंसर्ट हो गया, जिंक +2 में आ गया। तो ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन स्टेप करता है ये जिंक। मेटल कर सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऐसा स्टेप देते हैं, आप पढ़ते हो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर भी। मैग्नीशियम भी देता है, लिथियम भी करता है ना, ऑर्गेनो मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड भी करता है। तो ये बन गया। और आप इसे चेक करो, इसमें कार्बन और जिंक अटैच है, दे आर द ऑर्गेनो दैट इज ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट, इसलिए इसको ऑर्गेनो जिंक में भी देखते हैं हम, पहली बात। अब आप इसको चेक करो, ये जो रिएजेंट बन के आया है, हम ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि कार्बन और मेटल, जिंक जो है, कहीं ना कहीं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्टेड रहेंगे, इस तरह से पोलरिटी ये कहती है। दैट मीन्स ये आसानी से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है। ये तो मैंने सीधा मेथड बताया है। मैं चाहता तो इनोलेट बनाता, यहां पर इसका प्रॉपर इनोलेट बनाता एस्टर का और उससे फिर अटैक कराता, पर इस लेवल पर इतनी कहानी समझने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड लेवल पर इतनी ही लेके चलो, अबव लेवल होता तो डेफिनेटली उस लेवल को भी ले सकते थे, है ना। तो लेकिन हमने क्या किया, डायरेक्ट अटैक करा दिया। इसका मतलब CH2 का अटैक इस पे कराया, ड्राइविंग फोर्स आपको पता चल ही रहा है। अटैक होने के बाद ये बन गया, मतलब ये ZnBr अब ऑक्सीजन माइनस पे, ऑक्सीजन जिंक बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड है, ये आ गया। अब हमें इसे तोड़ना है तो हमको आगे हाइड्रोलाइसिस यानी कि एसिड प्रोटोन डालनी पड़ेगी ताकि ये क्लीवेज हो और यहां प्रोटोन सप्लाई हो। पहले यही होगा प्रोटोन सप्लाई, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ध्यान रखना। और ये फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाता है, ये देखो इस तरह से, ये मैकेनिज्म हो गई। इसके बाद यदि H2SO4 डाल दे तो डिहाइड्रेशन करा देंगे। और फर्दर उसके बाद आगे एक बार एक जो केस पूछा गया था वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये जो केस था बहुत बढ़िया लेवल का केस, देख लो आरपीएससी का केस है ये। कभी कभार तो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर लेवल तक पहुंच जाती है फर्स्ट ग्रेड में ही। हाँ बिल्कुल, ये देखो आरपीएससी का केस है। क्या केस था? केस था ये कंपाउंड, ये कीटोन, और इस पर डाला हुआ था अल्फा ब्रोमो एस्टर विथ जिंक फॉलोड बाय H3O प्लस। ए बना रखा था पहले, ए। अब ए जो है हमें पता है इसका अटैक हम इससे जोड़ेंगे
और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना लेंगे। यदि आप केस को पहचानना आसान था, कार्बोनाइल और अल्फा ब्रोमो एस्टर और जिंक रीफॉर्मेट्स की साफ साफ दिखाई दे रहा था, तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर तक हम पहुंच गए। फिर उसने इस ए से बी डाला H2SO4, तो भैया H2SO4 में ये वाली अल्फा H एस्टर की एसिडिक है और ये OH, इसको ही तो निकालोगे, यानी डिहाइड्रेशन कराओगे। तो जो डिहाइड्रेशन होके प्रोडक्ट बनेगा वो मैं नेक्स्ट पेज पर खींच देता हूं, अगले पेज पर। वो क्या बनेगा देखना, आप पीछे के पेज को ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हो। ये बेंजीन रिंग वैसी की वैसी, ये दूसरी रिंग और ये डबल बॉन्ड CH और COOET, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद ये बी बनाया, उसने बी डाला हुआ था और उसके बाद इसने एक स्टेप लिखा हुआ था सेलेनियम के साथ हीट और H2O यानी हाइड्रोलाइसिस। तो ये इसके बाद सी। तो सेलेनियम के बारे में अगर आपको पता हो, सेलेनियम या सल्फर या फिर DDQ यदि आपने पढ़ा हो, दे आर द डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट्स। ये लेवल फर्स्ट ग्रेड का नहीं था, मुझे पता है, ये कॉलेज लेक्चरर लेवल पहुंच गया, फर्स्ट ग्रेड लेवल नहीं था, बट डाला है तो थोड़ा बहुत हम लेके चल रहे हैं। डिहाइड्रोजिनेटिंग का मतलब होता है H2 का निकलना। हिंदी वर्ड जानने की जरूरत ही नहीं, जब कह दिया H2 निकलना। ये तीनों ही H2 तो निकालते ही निकालते हैं, उसके साथ साथ एरोमेटिसिटी जनरेट भी करते हैं प्रोडक्ट में, यानी H2 निकालते हुए ये डबल बॉन्ड लाते हैं, एरोमेटिसिटी लाते हैं। अब देखो सेलेनियम के साथ क्या हुआ, मैं आपको बताऊं कि सेलेनियम की प्रेजेंस में यहां से H2 निकल गई और यहां से टॉटोमेरिज्म दिखाता हुआ, क्योंकि एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है, ये आ गया और ये आ गया, और ये H2O जो डाला हुआ था इसने एस्टर का कर दिया हाइड्रोलाइसिस और बन गया एसिड। ये फाइनल प्रोडक्ट सी। और आपको बता दूं इसके साथ जो 3 ऑप्शंस डाले हुए थे, प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रॉब्लम शीट में मिल जाएंगे, आप उनको खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट पे RPSC पे अवेलेबल है। वहां पर आप देखना, उसमें जो 3 ऑप्शन इसके अलावा डाले हुए थे, वहां दूर दूर तक ऐसी कोई चीज नहीं थी, तो अपने आप ये ऑप्शन दिखाई दे रहा था, स्ट्राइक कर रहा था कि बोले कि यही होगा आंसर। तो चलो कम से कम लेवल बढ़ाया, तो ऑप्शन ऐसे डाल दिए कि भाई स्ट्राइक कर सकता है मामला। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट आ रहा था, 2-नेफ्थिल एथेनोइक एसिड आप इसे बोल सकते हो IUPAC के अंदर। तो ये चर्चा हो गई है हमारी रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन की, और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडेंसेशन की तरफ, और इसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजोइन कंडेंसेशन हर बार सवाल दे रहा है अपना। मैं कहता हूं नेम रिएक्शन जितनी भी डाली हुई है 8-10 जो भी अलग से, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इनको तो ऑन टिप्स करना ही करना पड़ेगा। कम से कम 6 से 7 सवाल डायरेक्ट उठ के आते हैं RPSC के अंदर, तो इनको तो याद करना ही करना है भैया। देखते चलो, बेंजोइन कंडेंसेशन की बात है तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि ये 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की संगठन अभिक्रिया है, यानी इस अभिक्रिया के अंदर 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड आपस में कंडेंस्ड होंगे, जुड़ जाएंगे। तो बोले इससे पहले क्या 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड को हमने जोड़ा है? नहीं जोड़ा, नहीं जोड़ा। इससे पहले हमने 2 कार्बोनाइल कंपाउंड को जोड़ा है किसी कंडेंसेशन में, जो अब तक हमने वीडियो देखा परकिन में, नहीं जोड़ा था। नोवेल जेल में वहां एक्टिव मिथाइलिन था, नहीं जोड़ा था। एल्डोल में जोड़ा था, 2 कार्बोनाइल को जोड़ा था, कंडेंस किया था, लेकिन वो एरोमेटिक थे क्या? ये जरूरी नहीं है। उनमें एक एरोमेटिक और दूसरा एलिफेटिक रहता था, यानी उसमें अल्फा H की प्रेजेंस मस्ट थी। वहां तरीका अलग था, मैं तो कंपेयर कर रहा हूं आप लोगों से। बेंजोइन कंडेंसेशन 2 एरोमेटिक एल्डिहाइडों की संगठन अभिक्रिया है, यानी इसमें बेंजेल्डिहाइड, फरफ्यूरेल, इस तरह के एल्डिहाइड जो आप परकिन में ले रहे हो, उनको आपस में 2 मॉलिक्यूल को कंडेंस करेंगे। फर्क देखो आप, परकिन में एसिडिक एनहाइड्राइड था, उसके साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड था, वो कंडेंस्ड हो रहे थे।
यहां दोनों एरोमेटिक एल्डिहाइड कंडेंस्ड होते हैं, लेकिन यहां रीएजेंट अलग है, यहां बेस नहीं है, यहां इनोलेट नहीं बनेगा। मेरी बात समझना, जहां पर बेस डाला जा रहा है ना रिएजेंट के साथ, वहां कंफर्म मानो इनोलेट बन रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म चल रही है। लेकिन यहां रिएजेंट में बेस नहीं है, यहां पर कुछ और है। तो एक एक करके चलते हैं। सबस्ट्रेट तो आपको मैंने बता दिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। रीएजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसकी पहचान है, एल्कोहलिक केसीएन। एएलसी का मतलब एल्कोहलिक, यानी एल्कोहल के साथ केसीएन पोटेशियम साइनाइड, या एल्कोहलिक NaCN। बात एक ही है, सॉल्ट बदला है, मेटल चेंज किया है, सोडियम साइनाइड। या फिर कई बार एल्कोहल ही लिख देता है और इसके साथ तो ये तीन एक ही चीज है, मतलब एक ही है। यहां एल्कोहल लिख रहे थे, यहां वो एक्चुअल एल्कोहल ही ले लिया जो ले रहे हैं रिएक्शन में। और केसीएन यानी साइनाइड माइनस आयन। रिएजेंट की पहचान क्या है बेंजोइन में? साइनाइड माइनस, यही है मेन रिएजेंट। पहली बात तो एल्कोहल तो केवल और केवल मीडियम है। फिर बात आती है इसके प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट होते हैं इसके अल्फा हाइड्रोक्सी। प्रोडक्ट को मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको याद करके चलो, ये अपने आप याद होगा, अभी देखना रिएक्शन में। बस इतना ऑब्जर्व कर लो कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कीटोन की अल्फा पर OH ग्रुप आएगा। हाइड्रोक्सी का मतलब OH, जैसे रिफॉर्मेट स्कीम में बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर था, यहां अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। एक रिएक्शन खींचते हैं, देखो आपको समझ आएगी अभी कहानी। क्या लिया? बेंजल्डिहाइड। मैं एक ही मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, तब भी इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आवोगाद्रो नंबर के बराबर 1 मोल है, आवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हैं, तो अपने आप 2 मॉलिक्यूल कंडेंस हो सकते हैं सॉल्यूशन में। मैंने दोनों ही लिख दिए, चलो लिख दिए मैंने दोनों। और अब मैंने इसके साथ एरो पर लिख दिया एल्कोहलिक, या फिर मैंने तो साइनाइड माइनस ही लिख के दे दिया केवल एग्जाम में, तो भी ये समझ जाना कि ये कंडीशन बेंजोइन की तरफ लेके जा रही है। अब सुनो, 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे, जुड़ेंगे, तो भैया एक का तो रहेगा रिड्यूस्ड फॉर्म OH, और ये जो दूसरा इससे जुड़ रहा है, कार्बोनाइल वाले से जुड़ेगा कार्बन से। ये प्रोडक्ट है भैया, इसको पहचानो। इससे एक बात समझ आ रही है कि हुआ क्या है कि ये वाला जो H है ना, कार्बोनाइल वाला, ये H इस पर ट्रांसफर हुआ है कहीं ना कहीं। इसको इस पर जोड़ दो और बाकी सारी जोड़ के देखा आपने तो ये बन के आ गया। इसे चेक करो, कीटोन की अल्फा पर OH है, ये कहलाता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और बेंजल्डिहाइड वाला ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है, इसको पर्टिकुलरली नाम देते हैं बेंजोइन। क्या नाम है इसका? क्योंकि बेंजल्डिहाइड से बना है बेंजोइन। आ रहा है बात समझ में? पहले तो एक जनरल रिएक्शन पहचान, स्ट्राइक करना, ये सारी चीज इंट्रोडक्शन हो गया। और अब इसकी मैकेनिज्म भैया इंपॉर्टेंट है, सीखनी पड़ेगी मैकेनिज्म को। बेंजोइन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म को सीखना पड़ेगा। क्रिया विधि में कहीं ना कहीं हमें यह बात तो पता है कि साइनाइड माइनस आयन एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। आप खुद सोच के देखो, आपको याद आ जाएगी पहली क्लास कार्बोनाइल वाली, पहला वीडियो। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि नॉर्मल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के साथ साइनोहाइड्रीन बनता है, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ साइनाइड माइनस आयन बेंजोइन की तरफ लेके जाता है। आज आपको इसका रीजन पता चलेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म स्टेप हुआ पहला, पर ये इसका स्लो RDS नहीं है, ये जोड़ दिया मैंने।
इवन में आप अब देखो इस चीज इस स्टेप में ये जो बन के आया इंटरमीडिएट, बिकॉज ऑफ द विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ साइनाइड। साइनाइड का बहुत अच्छा पावरफुल विड्रॉइंग इफेक्ट है, ये इस प्रोटोन की एसिडिटी को बढ़ा देता है, यहां से H+ इस पर शिफ्ट हो जाती है। अब आप सोचो कि इस स्टेप का क्या ड्राइविंग फोर्स है। एक तो बेंजाइलिक कार्बन आयन बन रहा है स्टेबल, साइनाइड का विड्रॉइंग इफेक्ट इसे स्टेबल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर इस प्रोटोन को यहां शिफ्ट करवा देते हैं। ये कार्बन आयन अगर नहीं बने तो आप खुद सोचो कि इस एरोमेटिक एल्डिहाइड को आप इससे कैसे कंडेंस करोगे। यही तो बॉन्ड बन रहा है नया, तो ये बनता है पहले। समझ आ रहा है सभी स्टूडेंट्स के? इसके बाद ये दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड पर करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी ये हो रही है एक्चुअल कंडेंसेशन। और यही इसका स्लो RDS स्टेप, अलग टाइप का स्टेप है ना, आसानी से तो होगा नहीं, यही इसका धीमा और वेग निर्धारक पद है। क्लियर हो रहा है? ये अटैक करवाओ और इसके बाद क्या बन रहा है उसे चेक करो। ये हो गया, और ये साइनाइड जोड़ दिया, ये C6H5 और ये OH, इसको मैंने इससे जोड़ दिया है, कंडेंस करा दिया। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग पावरफुल विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ साइनाइड, यहां से ये एसिडिक प्रोटोन इस पर ट्रांसफर होती है, यानी ये होता है इंट्रा यानी एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटोन ट्रांसफर स्टेप। प्रोटोन ट्रांसफर बहुत जरूरी है स्टेप होना, और ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है। इसके ड्राइविंग फोर्स भी दिखाई दे रहे हैं, साइनाइड का -I -R, और इसके बाद ये बहुत आराम से एलिमिनेशन स्टेप की तरफ चला जाता है। फाइनली प्रोडक्ट आ गया। इसको बहुत ध्यान से समझ के चलो, बेंजोइन को कॉन्सेप्चुअल सवाल देता है बेंजोइन। ये प्रोडक्ट बन गया। सबसे पहले तो प्रोडक्ट को ऑब्जर्व किया, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, बेंजोइन है। अब मैकेनिज्म के कुछ फीचर्स ऑब्जर्व करके चलें। देखो साइनाइड का कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है। साइनाइड यहां 3 काम कर रहा है। पहला तो एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की भांति अटैक कर रहा है। दूसरा, इस प्रोटोन की एसिडिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। सही बात है, इस प्रोटोन की एसिडिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। ये नहीं हो तो भैया ये ट्रांसफर नहीं हो, ये अटैक नहीं हो। तीसरा, एक अच्छे लिविंग ग्रुप की भांति एलिमिनेट हो रहा है। तो इस रिएक्शन में साइनाइड आयन के यूज लेने का जो मेन रीजन है, जो रीजन्स हैं, वो ये 3 कारण हैं कि क्यों साइनाइड माइनस आयन ही इसमें काम किए बेस्ट, क्योंकि साइनाइड एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। पहली शर्त तो यही है। और फिर ये एसिडिटी को बढ़ा भी रहा है और एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है भैया, आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसको निकलने में। मेटल इसके साथ निकलेगा, पोटेशियम है तो पोटेशियम, सोडियम है तो सोडियम की फॉर्म। तो भैया सुनो, 3 तो चीज ये आपको पता चल गई साइनाइड को क्यों यूज में लिए। फिर आप देखो कि स्लो RDS स्टेप जो है, जो रेट निकालता है, क्या इस रिएक्शन की काइनेटिक्स को निकाल सकते हैं? बिल्कुल। रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस बेंजल्डिहाइड एंड दिस इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट जो है वो इससे आ रहा है, और फाइनली ये तो आप काइनेटिक्स पढ़ चुके हो, आपको पता है। इसका मतलब रेट इस पे और इस पे थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की तरफ जा रही है, यानी रेट जो है वो बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स
और साइनाइड माइनस आयन की कंसंट्रेशन पे निर्भर कर रही है। साफ साफ ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था कि इट फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या इससे पहले हमने किसी रिएक्शन में थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी है? हमने कैनिजारो असमानुपातन डिस्प्रपोर्शनेशन में भी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स देखी थी। और ये आपने पढ़ा भी होगा काइनेटिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि जो है वो प्रायोगिक तौर पर एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। एक्सपेरिमेंटली जब ऑर्डर ही निकल गया तो इससे पता चल गया हमारा मैकेनिज्म का स्टेप बिल्कुल सही चल रहा है, गलत नहीं है। हर मैकेनिज्म के बाकायदा पूरे प्रमाण दिए जाते हैं, एविडेंस दिए जाते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म निकल के आती है। तो आपको बात समझ आ रही है? तो स्लो आरडीएस से हमें थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स का पता चल गया। इसका सवाल आ सकता है बेंजोइन का ऑर्डर काइनेटिक्स, अभिक्रिया की कोटि का। क्लियर है? फिर ये सवाल ऐसे भी बन सकता है कि भैया इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो इफेक्ट क्या होगा, घटाएं तो इफेक्ट क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं ऐसे क्वेश्चन पहले करा चुका हूं सॉल्व मैकेनिज्म के वक्त। अब बारी आती है कि इसमें और क्या चीज देख सकते हैं। एक और चीज देखो इसमें, आप ये ऑब्जर्व करो, ये तो हमने दोनों बेंजल्डिहाइड लिए थे, ये तो नॉर्मल सेल्फ का कंडेंसेशन का केस था। यदि हम क्रॉस कराएं बेंजोइन में, यानी दो अलग अलग एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ले लें, तो भैया ये ध्यान रखना साइनाइड का अटैक एक ही पर होगा। और यहां पर आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी मत देखना, यहां कुछ और कंसेप्ट है। लेकिन एक चीज देखो, साइनाइड जिस पर अटैक कर रहा है एरोमेटिक एल्डिहाइड पर, आप उसको लेकर के चलो, चुड़ने के बाद फाइनली साइनाइड निकल रहा है। तो सुनो, दो एरोमेटिक एल्डिहाइड आप ले लो, लेकिन साइनाइड जिस पे अटैक कर रहा है उसका कीटोन बन के आ रहा है, देख लो। इस एक चीज को ध्यान में रखना। और मैं आगे आता हूं और बात करता हूं आप लोगों से क्रॉस की, क्रॉस बेंजोइन की। पहले तो क्रॉस बेंजोइन में मैंने एग्जांपल लिया बेंजल्डिहाइड का केस। एरोमेटिक एल्डिहाइड में यही है, प्लस बहुत ही बढ़िया केस है पैरा टोल्यूएल्डिहाइड। पैरा, आपको याद आ गया होगा आरपीएससी 2020 में एक बार टोल्यूएल्डिहाइड नाम दे चुका है आप लोगों को। बेंजल्डिहाइड और पैरा टोल्यूएल्डिहाइड, और रिएक्शन को करवाया केसीएन की प्रेजेंस। तो ये केस तो स्ट्राइक हो गया कि भैया ये केस कहीं ना कहीं बेंजोइन का केस है। ये तो स्ट्राइक हो गया हम लोगों को। अब बात ये थी, दो अलग अलग एरोमेटिक एल्डिहाइड है, साइनाइड का अटैक किस पर करवाएं? क्योंकि जिस पर साइनाइड का अटैक होगा, मैकेनिज्म में चेक करो, फाइनली उस वाले एरोमेटिक एल्डिहाइड से साइनाइड निकल के उस पर कीटो देगा, दूसरे वाले का अल्कोहल बनेगा। ये ध्यान रखना है। तो भैया एक तो रेगुलर कंसेप्ट तो ये कहता है कि CH3 का डोनेटिंग इफेक्ट इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को घटा रहा है, तो साइनाइड का अटैक जो है इस पर होना चाहिए। यही गलती हो जाती है बेंजोइन में, गलत है, उल्टा होगा। साइनाइड आयन का अटैक इस कीटो पर, इस कार्बोनाइल पर हुआ। ये बिल्कुल कंसेप्ट से हटके था, लेकिन आप मैकेनिज्म को चेक करो, पीछे आओ वापस। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि चलो ठीक है, बेंजल्डिहाइड पे अटैक हो जाता, यहां तक पहुंच जाता, यहां पहुंच जाता, लेकिन इसके बाद जो क्रॉस आप अटैक करवा रहे थे उसकी तो वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है। किसकी? इसकी, बिकॉज ऑफ द रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल। तो ये स्टेप करा पाना संभव नहीं था। यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्लो स्टेप है, यही मेजर स्टेप है। तो बेंजल्डिहाइड पर अटैक में तो ये स्टेप नहीं हो पाया, लेकिन साइनाइड का अटैक हुआ पैराटोल्यूएल्डिहाइड पर। और फिर देखो, जब पैराटोल्यूएल्डिहाइड पर जो अटैक हुआ ना, तो सुनो, ये जो एनायन बन के आएगा ना, ये वाला, ये है तो अनस्टेबल, लेकिन इसके रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई है। गुड को हटा दो, इंक्रीज कर लो, इसको बढ़ गई है। तो बात समझ रहे होंगे कि जो ये स्टेप हो रहा है ना, ये वाला, अब ये फेवरेबल होगा क्योंकि मिथाइल का रिलीजिंग इफेक्ट इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा चुका है। न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी इसकी तो, और बेंजल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी अच्छी,
तो रिएक्शन फेवरेबिलिटी की तरफ जा रही है बेंजोइन में। इसलिए इस पर अटैक, और जिस पर अटैक होगा फाइनल स्टेप में साइनाइड उसी से निकलेगा और उसका कीटो। तो भैया ये प्रोडक्ट क्रॉस बेंजोइन का इस केस में मेन प्रोडक्ट है, मेजर दैट। और जो आप बनाते दूसरा वो इसका माइनर होता, ये वाला हमें मेजर बनाना पड़ता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा, इसे हटा देता हूं। समझ में आ रही है कहानी? पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, मैकेनिज्म की चर्चा भी इसीलिए की क्योंकि क्रॉस बेंजोइन का यदि केस आ जाए तो फिर क्या करके आना है वो चीज़ आपको सिखानी थी। अब देखो इसमें, इसके अंदर एक आपने क्रॉस बेंजोइन को सीख लिया। अब इसमें जो हम देख सकते हैं वो है लास्ट एक और केस, क्रॉस बेंजोइन हो गया। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, इसी वजह से, इस कारण से पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड इस अभिक्रिया को नहीं देता है, नॉट गिव्स बेंजोइन कंडेंसेशन। इस बेसिस को ध्यान रखना, ये सवाल बनेगा अब आने वाले समय में। जो सवाल नहीं आए ना इनसे बेंजोइन के, वो सवाल आने के चांस बनेंगे। जो आ गए हैं वो तो साधारण से पहले आ चुके हैं, पेपर को ऑब्जर्व कर लेना। लेकिन अब ये क्यों नहीं दे रहा? अरे भैया ये दे देता, लेकिन इस पर साइनाइड का अटैक होने के बाद नाइट्रो का पावरफुल -R इसको न्यूक्लियोफिलिक बनाएगा ही नहीं, कभी अटैक करने ही नहीं देगा उस एनायन को जो न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो बिकॉज ऑफ द लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव्स बेंजोइन कंडेंसेशन, नहीं देते, नेवर, कभी भी, ये याद रखना। क्लियर है ये बात सभी को? तो एक तो ये और बाकी ये कहानी। अब बात आ गई इसके लास्ट एक और एग्जाम्पल की, और वो एग्जाम्पल है एक और एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है फरफ्यूरल। फरफ्यूरल, तो स्टूडेंट्स फरफ्यूरल पर डाल दिया या NaCN, तो इसके दो मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होंगे, हमें ये अंडरस्टूड है। और एक का बनेगा OH और दूसरे का बनेगा कार्बोनाइल। ऐसे लिख दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बन गया है फ्यूरोइन। क्या बन गया है ये? फ्यूरोइन। जैसे बेंजल्डिहाइड से बेंजोइन बन रहा था, वैसे ही फरफ्यूरल से, फरफ्यूरल नाम आपको पता ही है, बार बार आ चुका है, कई बार आ रहा है, क्या बन के आता है? फ्यूरोइन बन के आता है। फ्यूरोइन भी एक प्रकार का बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ही है, हाँ, जो आप बेंजोइन जिसे आप बोलते हो बेंजल्डिहाइड के केस में। फरफ्यूरल को आपने बेंजोइन में पढ़ लिया, परकिन में भी पढ़ा, आप याद करना, इस पे परकिन भी होती है। एसिटिक एनाइड्राइड डाल दोगे तो बीटा फ्यूरिल एक्राइलिक बनता है, और इसे आप कैनिजारो में भी पढ़ चुके हो। आरपीएससी कैनिजारो को भी पूछ चुका है इसकी स्ट्रॉन्ग एल्कली की प्रेजेंस में। ये डाले तो बेंजोइन, ये डाले तो परकिन, ये डाले तो कैनिजारो। कैनिजारो का एक उत्पाद होता है सॉल्ट ऑफ एसिड, और एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल, असमानुपातन। वहां मैं करा चुका हूं इस केस को, उसमें देख लेना। बेंजोइन कंप्लीट है, और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत ही बेहतरीन और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, मैनिक रिएक्शन, मैनिक अभिक्रिया, मैनिक रिएक्शन। हायर लेवल पे भी काम आती है, सवाल आता है, और हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेवल पे भी। देखो मैं बार बार ये हायर लेवल बोल देता हूँ, तो भाई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेवल है, स्कूल लेक्चरशिप है। कॉलेज लेक्चरर लेवल जो होता है वो हायर लेवल है। CSIR नेट गेट जो है वो हायर लेवल है। तो कुल मिला के समझ गए होंगे ना, ऐसे कोई भेदभाव नहीं है, बस केवल और केवल एक डिफरेंशिएशन इस तरह से किया हुआ है। मैनिक रिएक्शन जो है, इसके सबस्ट्रेट होते हैं, देखो अभी पहचान भी समझ आ जाएगी आप लोगों को। वो कार्बोनाइल्स जिनके पास
एसिडिक प्रोटॉन है, मतलब अल्फा H उपस्थित हो, जैसे कि एसीटोन, खास तौर पे कीटोन के साथ देखी गई है रिएक्शन। जब मैंने कार्बोनाइल लिख दिया तो एल्डिहाइड भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली मैनिक किस पर देखी जा रही है? कीटोनों पर। एसीटोफिनॉन, क्या बेंजोफिनॉन दे सकता है? नहीं, उसके पास नहीं है अल्फा H, अल्फा H होनी जरूरी है। साइक्लिक कीटोन तक इस रिएक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से साइक्लोहेक्सेनोन देता है। आरपीएससी तो साइक्लिक कीटोन लिख के देता है एग्जाम में, एटसेट्रा, ईटीसी आदि। अब बारी आती है इसकी पहचान, रिएजेंट। तो भैया सुन लो, फॉर्मेल्डिहाइड 40% एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेलिन। फॉर्मेल्डिहाइड जिसको आप ऐसे भी लिख देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री एमाइंस जो ऑर्गेनिक बेसिस होती हैं, ये रिएजेंट है, मेरी बात ध्यान से समझना। और इसके साथ एसिडिक मीडियम। तो पहले तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड तो बिल्कुल अपने आप में एक कंपाउंड हो गया, और 2 डिग्री एमाइंस में क्या क्या लिए जा सकते हैं? ये तो है ही है, एल्काइल ग्रुप लगा के NHR2। साइक्लिक 2 डिग्री एमीन भी दिख जाती है कई बार एरो पे, पाइरोलिडीन, पिपेरिडीन, है ना। 2 डिग्री एमीन का रीजन ये H होनी जरूरी है, उसका कारण अभी आपको रिएक्शन में समझ आ जाएगा। 3 डिग्री एमीन के साथ नहीं होगी रिएक्शन, और 1 डिग्री के साथ वो 2 बार हो जाती है कई बार, लेकिन पर्टिकुलर केस आरपीएससी का 2 डिग्री के साथ ही देखा जाएगा। देखना, इतना ही लेवल लेके चलना है मीडियम रिएक्शन का। एसिडिक रखा जाता है, HCl लेते हैं जनरली मीडियम में। तो देखो बेस भी ले लिए, ये ऑर्गेनिक बेस है, और आपने एसिड भी डाल दिया मीडियम में, तो भैया इसका सॉल्ट बन के कई बार रिएजेंट लिखा हुआ मिलता है। अब वो कैसे, वो अभी देखेंगे। तो ये तो बात हो गई सबस्ट्रेट, रिएजेंट और मीडियम की। यदि हम बात करें प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होता है बीटा एमीनो कीटोन। बीटा एमिनो कीटोन क्या है? कीटोन के रेस्पेक्ट में बीटा पर एमिनो ग्रुप आएगा, एमीन ग्रुप। इसको मैनिक बेस कहते हैं। मैनिक बेस प्रोडक्ट है, इसको मत कह देना गलती से भी 2 डिग्री एमीन को मैनिक बेस। मैनिक अभिक्रिया का जो उत्पाद बन के आ रहा है वो मैनिक क्षार है, समझ आ रहा है। और लास्ट इसमें जो चीज है वो है इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती स्पीसीज जो इसमें बनती है वो क्या है? वो है इमीनियम आयन। और इमीनियम आयन होता है एमीन के अल्फा कार्बन पे कैटायन, ये इमीनियम होता है। इसे आप चाहे अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कह दो, चाहे आप इसे इंटरमीडिएट स्पीसीज कह दो। तो अब मैं सबसे पहले एक रिएक्शन खींचता हूं, फिर आपको कहानी समझ आएगी मैनिक की। मैंने एसीटोफिनोन के साथ रिएक्शन करवाई है। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 2 डिग्री एमीन, एसिडिक मीडियम। तो मैं आपको बताऊं ओवरऑल रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होंगे, जुड़ जाते हैं, कंडेंसेशन है मैनिक। एक एसीटोफिनोन, ये अपनी एक हाइड्रोजन देती है प्रोटॉन H, ये ऑक्सीजन देता है इसका CH2 फॉर्मेल्डिहाइड का, और इसका NR2। तो निकला क्या? OH और H, यानी H2O। क्या एलिमिनेट हुआ इसमें से? H2O।
ये तो हमने डायरेक्ट बताया आपको, ऐसे मत समझना कि H2O निकल रहा है इसमें, नो नो नो, डायरेक्ट आप देखो, एक H ये, एक O ये, एक H ये, सीधे सीधे कंडेंस करा है, इसका CH2, इसका CH2 और NR2, दैट इज बीटा एमिनो कीटोन, बीटा एमिनो कीटोन, दैट इज मैनिक बेस। ये बेस क्यों है, अभी इसकी कहानी भी आपको समझ आ जाएगी, पर पहले एक बार हम मैकेनिज्म को देख लेते हैं, देखो, है ना, मैकेनिज्म को। तो भैया सीधी सी बात है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है, एसिडिक मीडियम आप ले रहे हो ना, HCl मीडियम कैसा है, उसमें ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, हम जानते हैं कार्बन है, और ये है 2 डिग्री एमीन। अच्छा आप सुनो, देखो कई बार इनको आपस में सॉल्ट बना के लिख देता है, तो सॉल्ट बना के क्या लिखेगा, देखो नीचे दिखाता हूं यहां पे, NH2 प्लस, ये सॉल्ट बन गया। अब अगर ये लिख रहा है मान लो, तो इसका मतलब भी यही हुआ ना, कुल मिला के अब HCl प्रोटोन ना दे के ये देगा अपनी प्रोटोन, किसको देगा, कार्बोनाइल को। तो इन एसिडिक मीडियम एग्जैक्टली ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड, और इस पर ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप, करवा दो, ये अटैक करवाया, और ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल स्टेप है, और यहां से वापस प्रोटोन ट्रांसफर इस पे एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, ये बनेगा गुड लिविंग ग्रुप, और ये ड्राइविंग फोर्स इसे लीव करा देगा। अब क्या बन के आया, नीचे की तरफ खींच लेते हैं, ये बना, और ये अपनी मोर स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट। ये इमीनियम आयन, इमीन जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को कहते हैं, और ईएम जो है कार्बोकेटाइन के लिए लिखते हैं। इमीनियम आयन पूरा नाम समझ आ रहा होगा आप लोगों को, इसके बनने की केमिस्ट्री आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये इमीनियम आयन जो है, ये इन दोनों की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होकर के बना है, ये एक्टिव हाइड्रोजन रखने वाले कार्बोनाइल से कंडेंस्ड होगा। पहले दो ये आपस में कंडेंस्ड होकर ये बन गए, अब केवल इसको कंडेंस करना है, इस इमीनियम को, देखो ये इमीनियम ये रहा, इसको कंडेंस करना है। डेफिनेटली ये एक्टिव हाइड्रोजन वाली जो फॉर्म है, अगला स्टेप मैकेनिज्म का मैं ऐसे लिख दूं कि देखना एक बार जरा सभी स्टूडेंट्स, एक मिनट, मैं इसको ये पहचानने में आ रहा है कि आप लोगों को एसीटोफिनॉन की इनॉल फॉर्म है इन एसिडिक मीडियम, और मेरे हिसाब से इनॉल फॉर्म बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आप लोगों के लिए। एसीटोफिनॉन की अल्फा हाइड्रोजन से इनॉल फॉर्म बना के ले लिया मैंने, इनॉल। आप खुद सोचो ना, अरे भैया ये तो इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है, इस पर कैसे आप इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ोगे, इमीनियम इलेक्ट्रोफाइल है, तो भैया इसकी न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म इनॉल फॉर्म, ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, और ये ले ली हमने इलेक्ट्रोफाइल को ले लिया, और ये हमने करवा दिया अटैक। बस यही करना है और कुछ भी नहीं है। कंडेंसेशन हो गया और सीधे प्रोडक्ट आ गया, देख लो एक ही स्टेप में यहां पे, तो बीटा एमिनो कीटोन आ गया, यही तो था प्रोडक्ट। अब सुनो, एग्जामिनर क्या करता है मैनिक में, बहुत बढ़िया लेवल है इसका आगे का, और वो आता है आज के टाइम पे। ये प्रोडक्ट है मैनिक बेस, यही है प्रोडक्ट, मैं बता चुका हूं, पर इसको आगे कन्वर्जन में कहां भेजता है, इस पर डालता है मिथाइल आयोडाइड। इसका एक ही इक्विवेलेंट, मिथाइल आयोडाइड की जगह मैं क्या करता हूं, अब रुको एक मिनट, मिथाइल आयोडाइड की जगह मैं एल्काइल आयोडाइड लिख देता हूं।
ठीक है, इसका एक इक्विवेलेंट। क्या होगा, मैनिक बेस जो है ना, ये नाइट्रोजन इस पर सब्स्टिट्यूशन करेगा और क्या बना लेगा, सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आयोडाइड का। और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पर यदि आगे बेस डाल दें, हॉफमान डिग्रेडेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आप पढ़ते हो ना, मोइस्ट Ag2O लेते हैं जनरली। इवन सीबी मैकेनिज्म से स्टूडेंट्स देखना, ये लिविंग ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, यहां से बीटा लिविंग ग्रुप जाएगा, अल्फा प्रोटॉन जाएगी, इस तरह से कह सकते हो। कुल मिला के ये केस हो गया अब हॉफमान एलिमिनेशन का। और डेफिनेटली लिविंग ग्रुप की बीटा हाइड्रोजन जाती है, तो मैंने इसको अल्फा बीटा जो यहां लिखा है ना इस तरह से, ये इसकी जगह आप अल्फा ये लो और बीटा ये लो, अरे 1-2 कह दो ना, ये लो 1-2 विलोपन, बीटा विलोपन जिसे कहते हो। तो भैया हॉफमान विलोपन का केस, और ये बन गया इसका अगला प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट। और इसे चेक करो, ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कीटोन, दैट इज इनॉन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या है, ये कीटोन, दैट इज इनॉन। एल्डोल से जो बनता है वो यहां भी बन गया। ये एक बहुत अच्छा वैल्यूएबल मेथड भी है, मैंने कई बार ये काम करता है इस तरह के प्रोडक्ट बनाने में। अब देखो, ये तो हो गया इसका प्रोडक्ट। नाउ ये तो था मैनिक बेस फाइनल प्रोडक्ट, कई बार इसको आगे दे देता है। अब इसको कैसे देता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पहले मैं आप लोगों को पूरी मैकेनिज्म बता चुका हूं, मैं आप लोगों को मैनिक का इंट्रोडक्शन शुरू में दे चुका हूं। मैंने जब आपको रिएक्शन बताई तब मैंने आपसे ये कहा कि यहां से H, यहां से O और यहां से H निकलता है, ओवरऑल H2O निकल के कंडेंसेशन होता है। अल्फा H की प्रेजेंस होनी जरूरी है कार्बोनाइल कीटोन के अंदर। ये सारी कहानी समझने के बाद मैं एग्जाम्पल लेता हूं मैनिक में, और मैनिक में एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं साइक्लोहेक्सेनॉन के केस का। देखना एक बार, इस पर मैंने लिख दिया CH2O डाइमिथाइल एमाइन HCl। तो आप खुद सोच के देखना कि इसके पास ये वाली जो एसिडिक प्रोटोन है H, ये यहां से कंडेंसेशन करेगा, बस यही चीज ऑब्जर्व करनी है। और इसका CH2 और इसका NMe2, यही जोड़ोगे आप इससे। केमिस्ट्री आपने सीख ली, ये प्रोडक्ट है, मैनिक बेस है किसका, इस रिएक्शन का। लेकिन इसके बाद आगे सेकंड कंडीशन में ए बनाया और बी लिख दिया, ए के बाद एरो पे लिख दिया मिथाइल आयोडाइड एक इक्विवेलेंट मतलब 1 मोल, फॉलोड बाय बेस। अब बेस जनरली मोइस्ट Ag2O लेते हैं हॉफमान विलोपन में, तो बी क्या बनेगा, बी भैया ये बनेगा। चेक कर लो इसको कि ये है 1 और ये है 2, 1-2 विलोपन होगा। ये इनोन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और इस पर सी स्टेप करा दिया, सोडियम साइनाइड डाल दिया, ये केस बन जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइकल एडिशन आपके सिलेबस में। और माइकल में साइनाइड जो है वो इस पोजीशन पर अटैक करता है। ये केस तो नेट में पूछा है। देखो अब आप, मैं यहां क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये इतना ज्यादा टिपिकल है ही नहीं केस। मुझे बताओ, ये लेवल तक तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में है ही, और माइकल एडिशन अलग से सिलेबस में है, तो क्या दिक्कत है ये केस को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में डालने में? ये आउट ऑफ सिलेबस है ही नहीं, ये लेवल है फर्स्ट ग्रेड का, क्या दिक्कत है मुझे बताओ? ये आ रही है समझ में कहानी? अब देखो एक और चीज, ये इसका प्रोडक्ट बन गया, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल वो आपसे यहां तक पूछ रहा है तो यहां तक का आंसर देना, यहां तक पूछे तो यहां तक चल जाना, वरना यहां तक जाना। 2 बार से 2016 और 2020 से इस केस को पूछा जा रहा है। लिख के क्या दे रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड।
H2N प्लस Me2Cl। तो समझ गए ना कहानी, इसी को मिक्स करके बना दिया सॉल्ट। मैनिक का केस स्ट्राइक कर गया। बड़ी बात यह कि जब एसिमेट्रिक कीटोन होते हैं तो भैया आप कंसेप्ट पकड़ो, इन दोनों की रिएक्शन होके जो इमीनियम बनेगा, ये इधर भी एसिडिक प्रोटोन है, इधर भी। लेकिन आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जिधर से मोर, क्योंकि इनोलिक फॉर्म में अटैक कर रहा है, आप मैकेनिज्म को पकड़ो, जिधर से मोर स्टेबल इनॉल बन रहा है ये है मोर स्टेबल इनॉल। उस साइड से आप कंडेंस कराओगे तो इस वाली प्रोटोन पर आप जोड़ोगे ना, तो भैया इसका उत्पाद CH2NMe2 मेजर, CH2NMe2 ये बन के आएगा। आ रही है कहानी समझ में? मैनिक की इतना लेवल, ये क्या करा आरपीएससी ने, 2 बार 2016 2020 में यह अभिक्रिया लिखी और पूछा अभिक्रिया का नाम क्या है। ये सस्ता और टिकाऊ और बहुत आसान सवाल हो जाता है, नाम पूछ लेना लिख के। और इससे थोड़ा और लेवल बढ़ जाए तो ये लिख के प्रोडक्ट पूछ लेता है, 4 ऑप्शन ऐसे डालता है कि वो आराम से दिख जाते हैं कि ये मैनिक का प्रोडक्ट यही बनेगा। और डीप में जाके यदि पूछे तो देखो इस लेवल पे एसिमेट्रिक को एक बना दो मोर स्टेबल इनॉल्स और दूसरी तरफ वाली साइड से बना दो प्रोडक्ट, थोड़ा डीप कंसेप्ट हो गया जाके। समझ आ रहा है ये बात? इसके बाद अगर वो पूछ सकता है आरपीएससी तो मैं आपको बताऊं कि फिनॉल पर भी मैनिक देखी जाती है। 2 डिग्री एमीन हाइड्रोक्लोरिक, ये मैनिक की पहचान। इनकी रिएक्शन होके जो इमीनियम बन रहा है दैट इज ए अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो फिनॉल पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ARSE दे सकता है। ARSE मैकेनिज्म आप सीख चुके हो और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। फिनॉल के केस में ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट इसमें बन के आ जाता है। तो फिनॉल के साथ इस रिएक्शन को भी ध्यान रखिएगा। फिर पाइरोल पर और यदि पाइरोल पर तो मैं आपको बता दूं सेम कंडीशन 2 डिग्री एमीन। देखो अगर ये NHMe2 की जगह कल को 2 डिग्री एमीन ले ले ये, तो इस H को हटा देना, इसको जोड़ देना, तो क्या फर्क पड़ गया उससे? मुझे एक बात बताओ, कंसेप्ट तो आपको पता ही है। पाइरोल पर अल्फा अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का प्रेफर्ड, अल्फा प्रोडक्ट बन के आता है। ये पाइरोल की मैनिक अभिक्रिया हो गई है, सुन लो। और इंडोल पर बीटा अटैक मुख्य उत्पाद बनता है। क्यों का कारण तो भैया ARSE मैकेनिज्म जब खींचोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी से पता चल जाता है। चर्चा कर भी चुके हैं उस वक्त, पर इतनी ज्यादा नहीं की क्योंकि मतलब नहीं है। कैसे याद रखें भैया, छोटी रिंग पाइरोल तो पहला अल्फा उसी का बनेगा, और जैसे ही बड़ी रिंग इंडोल 2 रिंग आ गई है तो बीटा यानी बड़ा प्रोडक्ट बीटा वाला उसका बनेगा। कैसे भी करके याद रखो, हमें तो बस अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। तो ये तो बात हो गई है हम लोगों की मैनिक अभिक्रिया की। और अब कंडेंसेशन का लास्ट पोर्शन, लास्ट रिएक्शन, ज्यादा बड़ी है भी नहीं, इसको भी करते हैं। देखो वो है स्टॉप कंडेंसेशन। क्या नाम है इसका? स्टॉप कंडेंसेशन। अब यदि हम ऑब्जर्व करें तो स्टॉप का केस पिछली 2 बार से नहीं आ रहा आरपीएससी के अंदर, तो इस बार पूरी चांस बनते हैं। स्टॉप में जो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो तो कार्बोनाइल ही होते हैं। ये एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और ये
कीटोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बट इसका जो रीएजेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट, वही इसकी पहचान है। और रीएजेंट जो है वो है इथाइल सक्सीनेट, और इथाइल सक्सीनेट को दूसरा नाम देते हैं एस्टर ऑफ सक्सीनिक एसिड। और यदि हम इथाइल सक्सीनेट को बनाएं तो इथाइल सक्सीनेट होता है 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सक्सीनिक, और उसका एस्टर होता है इथाइल सक्सीनेट। और इथाइल सक्सीनेट के साथ बेस इसमें डाला जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस, जो इनोलेट बनाएगा और कंडेंसेशन करवाएगा। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट है, जिसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर, आधा एस्टर। देखो आप नाम में ही कितना बड़ी अलग ही चीज दिखाई दे रही है, यूनिक। अब तक तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाए, कार्बोनाइल बनाए एल्डोल में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर भी बना लिए रिफॉर्मेट्स की के अंदर, लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर ये स्टॉब की पहचान। और इसका जो मध्यवर्ती है इंटरमीडिएट, वो है गामा लैक्टोन, या इसको ब्यूटाइरोलैक्टोन भी कहते हैं। ये बेसिकली 5 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग होती है, जो अल्फा बीटा गामा इस तरह से नाम दी जाती है। ये इसका मध्यवर्ती है। मैं मैकेनिज्म नहीं खींचूंगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है मैकेनिज्म। जो सवाल आ सकता है वो यहीं से बैठ जाएगा पूरा। रिएक्शन खींचता हूं पहले एक। ये मैंने ले लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड। मैं कह रहा हूं कार्बोनाइल एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं। ये मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड, और ये मैंने ले लिया इथाइल सक्सीनेट। ये है इसका प्रोडक्ट। बेस जनरली NaOH या KOH लिए जाते हैं, और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो लास्ट में डालते ही डालते हैं हम। देखो प्रोडक्ट में यहाँ एक थोड़ी सी गड़बड़ मैंने लिख दी है कि यहाँ पे COOH है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना कि ये तो है एसिड और ये है एस्टर। चेक करो प्रोडक्ट में, बिल्कुल यहां से H2O गया है, यानी कि ये बेस ये प्रोटॉन खींचेगा, अटैक होगा, H2O निकलेगा। ये सारी कहानी तो हम नोवेल जेल परकिन में जो करके आ रहे हैं वही चल रही है स्टॉप में। इनको तो जोड़ दिया, लेकिन लास्ट में आके एक गड़बड़ ये हो गई कि ये एसिड कैसे बन गया। तो भैया सुन लो, बनता तो दोनों का बनता, एक का ही क्यों बना हाइड्रोलाइसिस से? तो भैया ये मध्यवर्ती बनता है इसमें, ये वाला, इसकी वजह से होता है। तो कहानी क्या कह रही है देखो, इसको लास्ट पेज पर आप लोगों को बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको H2O को निकालना है और इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हुए आपको प्रोडक्ट बना देना है। और प्रोडक्ट जो बनके आया पीछे, इसे चेक करो, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर तो था ही, लेकिन क्योंकि इसमें एसिड भी आ गया इसलिए इसको पूरी तरह से एस्टर नहीं कहा। ये एसिड देखो अल्फा बीटा गामा, ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड भी है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर भी है। तो मिक्स करके इसको क्या नाम देते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर बोलते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तो एस्टर और बीटा गामा एसिड की फॉर्म में इसका उत्पाद बनता है। सीधी रिएक्शन आएगी और नाम पूछ सकता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछेगा। ये तो बात हो गई है हमारी कंडेंसेशन रिएक्शंस की। अब केमिकल रिएक्शन में कार्बोनाइल्स में हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं पहले और फिर रिडक्शन। ये चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। तो अभी मैं इसको शुरुआत करता हूं, मैं फ्रेश पेज इसका यहां पर ले लेता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की कार्बोनाइल में। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल्स, यानी कार्बोनाइल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पता ही है कि या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए। अब अगर आप कार्बोनाइल का ऑक्सीडाइज लेवल लेके जा रहे हो तो इससे ऊपर ऑक्सीडाइज लेवल है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जाहिर सी बात है कि चाहे आप कीटोन लो चाहे एल्डिहाइड लो, आप ऑक्सीडेशन कराओगे, आप जो भी ले रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन, क्या बन के आएगा? एसिड बन के आएगा। तो अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल की बात करें तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देखेंगे एंड देन उसके बाद में जो है हम लोग क्या देखेंगे? कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो एक बार क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि इसमें इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है एसिड। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो भैया एक तो होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। वीक का मतलब है माइल्ड और माइल्ड का मतलब है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो केवल और केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे। सुनो, स्ट्रॉन्ग तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, K2Cr2O7 एसिडिक डाइक्रोमेट यानी कि क्रोमियम 6, और परमैग्नेट एसिडिक परमैग्नेट यानी कि मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये दोनों एल्कीन का भी करते हैं, एल्काइन का भी करते हैं, एमाइंस का भी करते हैं, अदर कई इनकी साइड रिएक्शंस है। तो भैया इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए वीक या माइल्ड टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस की चर्चा पहले ही पिछले वीडियो में कर चुका हूं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है वहां सारी कहानी बता चुका हूं। मोइस्ट Ag2O भी यही सेम काम करता है। मोइस्ट Ag2O को कभी भी आप टॉलेंस की कैटेगरी में मत डालिए। टॉलेंस अलग है, मोइस्ट Ag2O अलग मानिए आप, ठीक। फेलिंग सॉल्यूशन भी ये काम करता है, मैं आपको बता दूं, पर ये दो बेस्ट है। टॉलेंस से करा दीजिए या फिर मोइस्ट Ag2O से करा दीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये कीमो सेलेक्टिव है। माइल्ड रिएजेंट जो है पर्टिकुलर एल्डिहाइड से एसिड बनाते हैं, काम ये भी कर रहा है लेकिन ये इनका भी करता है। तो ड्रॉबैक हो गई इस रिएक्शन की। जैसे एक एग्जांपल ले फरफ्यूरेल का। अब फरफ्यूरेल में तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनाओगे। फ्यूरोइक एसिड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? फ्यूरोइक एसिड। क्या कहते हैं इसको? फ्यूरोइक एसिड। एक मिनट रुको, फ्यूरेन से बना है फ्यूरोइक एसिड। ये लो, और ये काम टॉलेंस भी कर सकता है और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां दिक्कत नहीं है, एरोमेटिक रिंग को नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर आप ले लो सिनेमेल्डिहाइड, मान लीजिए सिनेमेल्डिहाइड ले लो, तो इस पर्टिकुलर केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नहीं हो तो ये काम बेस्ट करता है मोइस्ट Ag2O या फिर टॉलेंस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिनामिक एसिड इससे बन के आ जाता है। ये तो बात हो गई है स्ट्रॉन्ग और माइल्ड की एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड के अंदर आप लोगों को एक और केस का ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में। वो क्या है? वो है द डेकिन रिएक्शन। हालांकि इसके सवाल आने के चांस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बहुत कम है, द डेकिन रिएक्शन। लेकिन फिर भी देखो, एक बार देख के चलते हैं। ये जो रिएक्शन है ये पर्टिकुलरली एरोमेटिक एल्डिहाइड और वो भी सैलासिल एल्डिहाइड पर देखी जाती है। इस रिएक्शन में पहली कंडीशन आपको मिलेगी एल्केलाइन परऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, और इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बनता है कैटिकॉल प्लस फॉर्मिक एसिड।
मेथेनोइक एसिड भी कहते हो आप इसको, कैटेकॉल और फॉर्मिक एसिड। इस रिएक्शन में पहला स्टेप जो आप देख रहे हो ये बीवी स्टेप है, बेयर विलीगर, जो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में भी आएगा। क्या बोला मैंने इसको? बेयर विलीगर स्टेप, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन स्टेप है। और एक एस्टर बनता है ये वाला, मतलब एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया इस बॉन्ड में एंड फाइनली इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और बन जाता है कैटेकॉल और फॉर्मिक। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए इसकी पूरी मैकेनिज्म डिटेल में नहीं देख रहे, बस यदि थोड़ा बहुत भी आप देख के जा रहे हो कल को आ जाए। ऑक्सीडेशन हुआ ना, देखो एल्डिहाइड का, ये देखो ना एसिड बन गया, फॉर्मिक बन के आ गया, डेकिन का केस हो गया, और क्या लोगे, बस हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन पे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, तो भैया ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में 3 केस हैं, 3। एक बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेशन बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और एक ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम डाइऑक्साइड रिले रिएक्शन। तो हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहली रिएक्शन हम देखते हैं, नोबेल प्राइज विनिंग रिएक्शन बेयर विलीगर। जी हां, आपने सही सुना कि इसे नोबेल प्राइज मिल चुका है। नोबेल प्राइज विनिंग रिएक्शन है बेयर विलीगर रिएक्शन। बेयर विलीगर ऑक्सी इंसर्शन भी बोलते हैं, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, और बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट भी है, पुनर्विन्यास भी, अगर आप देखें तो। लेकिन अब देखो कैसे। सबसे पहले तो एक जनरल रिएक्शन तो मैं आपको बता दूं कि कीटोन का ऑक्सीडेशन है, वैसे एल्डिहाइड का भी होता है पर मेनली कीटोन पर केस है, और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है पर एसिड। तो ये पर एसिड पहचान है कीटोन के साथ, केवल एक ऑक्सीजन डाल देते हैं। ये देखो, ये क्या ऑक्सीडेशन हुआ है, 100% हुआ है भैया। वहां एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन आ गया, क्या बन के आया प्रोडक्ट, एस्टर बन के आया है बेयर विलीगर का। पर एसिड होता क्या है, RCO3H। तो पर एसिड जो है इसके अंदर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। केमिस्ट्री समझो, एक तो होता है RCO2H एसिड कार्बोक्सिलिक, एक होता है पर एसिड ये पर बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं ये पर बॉन्ड टूटेगा, वीक बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये वाला ऑक्सीजन ही पर एसिड सप्लाई करता है। अब पर एसिड को हमने कहां पढ़ा, हमने एल्कीन वाले चैप्टर में भी पढ़ा। जब एल्कीन पर एसिड डाला जाता है तो इपॉक्साइड बन के आता है, और जब कीटोन पर एसिड डालते हैं तो भैया ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एस्टर बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेयर विलीगर कीटोन से आता है। अब सुनो, यदि यही रिएक्शन हम साइक्लिक कीटोन पे करवाएं पर एसिड डाल के, तो डेफिनेटली किसी भी एक सिमेट्रिकल कीटोन है, रिंग में ऑक्सीजन आएगा, साइक्लिक एस्टर बनेगा, और इसको लैक्टोन भी कहते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टॉप कंडेंसेशन में भी देखा था, गामा लैक्टोन। तो ये लैक्टोन साइक्लिक एस्टर जो है ये साइक्लिक कीटोन के साथ यदि साइक्लिक कीटोन लिए जाए तो ये बन के आता है पर एसिड। फॉलोइंग पर एसिड, इनमें से आपको एल्कीन वाले चैप्टर में मैं पहले भी बता चुका हूं, एक तो MCPBA मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, जिसका फार्मूला होता है ये, एक ट्राइफ्लोरो एसिड पर एसिटिक एसिड, हाँ, एटसेट्रा। कुल मिला के RCO3H, ये CO3H दिख जाएगा एरो पे, या तो वो पर एसिड ही लिख देता है केवल, या फिर ये CO3H दिख जाएगा। समझ जाना केमिस्ट्री, पर बॉन्ड वाली केमिस्ट्री, कीटोन पर बेयर विलीगर की केमिस्ट्री पूछी जा रही है। तो ये तो बात हो गई पर एसिड की, ये हो गई जनरल रिएक्शन। अब बात आती है इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में देखो एक ही चीज सीखने की है, क्योंकि पर एसिड तो है तो एसिड ही कहीं ना कहीं। तो एसिडिक मीडियम में कीटोन को ऐसे लिख देते हैं ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर हमने प्रोटॉन को सप्लाई करा दिया, इस तरह से लिख देते हैं, और पर एसिड ने अपना प्रोटॉन दे दिया, तो भैया इसके बाद पर एसिड में ये चीज रह गई, ये करा दिया हमने अटैक। और जैसे ही ये अटैक होगा, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अब एक और कंसेप्ट ड्राइविंग फोर्स काम कर रहा है,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन वीक बॉन्ड का कंसेप्ट, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये माइग्रेशन होगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके, और ये साथ में कीटोन जनरेशन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन वीक बॉन्ड क्लीवेज, और यहां से कार्बोनाइल मोर स्टेबल कार्बोनाइल सिंथेसिस, ये आर ग्रुप माइग्रेट हो रहा है। कार्बोनाइल कीटोन जो है ना उसके दो एल्काइल है, हमने इस वक्त सिमेट्रिक कीटोन लिया, दोनों एल्काइल एक ही माने हैं, तो किसी एक को माइग्रेट कर दिया। ये माइग्रेशन जो होता है ना इसे कहते हैं पुनर्विन्यास होना, रीअरेंजमेंट। इसे चेक करो इस स्टेप में, ये कार्बन से एल्काइल ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन पे जा रहा है, दैट इज कार्बन टू ऑक्सीजन। क्या होगा ये? कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक या एनाइनोट्रॉपिक भी कहते हैं। ये थोड़ा सा आगे का लेवल हो गया, बट एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है, एनाइनोट्रॉपिक या न्यूक्लियोफिलिक। कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन का केस है बेयर विलीगर, एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का केस है। जैसे ही ये रीअरेंजमेंट कराओगे आप देखोगे RCOOR, जो ग्रुप आपने माइग्रेट कराया वो इस ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, देख लो ढंग से। ये ग्रुप आपने माइग्रेट कराया है, ये ऑक्सीजन से जुड़ के ये आ गया, वो कीटोन से जुड़ा हुआ है, इसके साथ एसिड निकला, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। पहली बात तो केमिस्ट्री ये कहती है कि भैया जब सिमेट्रिक कीटोन लेंगे जब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऑक्सीजन को डाल देना है। मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या कह रहा है, देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट कि भैया जो ग्रुप माइग्रेट हो रहा है उसके और ऑक्सीजन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन डाल दिया सीधा। सिमेट्रिक में कहीं भी आप ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो, ऑक्सी इंसर्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन यदि एसिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल कीटोन ले लिए जाए, जब ये एल्काइल अलग और ये अलग, तो ये निर्भर करेगा इस एल्काइल के किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, किस पे डिपेंड करेगा, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, कौन आसानी से माइग्रेट करता है। तो बेयर विलीगर का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको ध्यान रखना है, यानी कि अनसिमेट्रिकल कीटोन के साथ आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ध्यान रखना है, बस। इससे ज्यादा लेवल नहीं जाएगा आरपीएससी में, वरना नेट और सीएसआईआर नेट और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में तो और बेहतरीन केस है, लेकिन इसमें नहीं। देखो 3 डिग्री एल्काइल, ये एक अलग ही एप्टीट्यूड है और इसे कैंडिडेट्स अलग से ध्यान रखते हैं, इसका अलग ही चलता है बेयर विलीगर का, कंप्लीट एप्टीट्यूड ही अलग है। 2 डिग्री एल्काइल H एराइल, एराइल का मतलब फिनाइल, फिनाइल का मतलब ये ग्रुप, फिर 1 डिग्री एल्काइल एंड देन मिथाइल, मिथाइल का मतलब ये। इसे समझने के लिए हम केस ले लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया एसीटोफिनोन का, ये एक कीटोन है और हमने इस पर डाल दिया पर एसिड, यानी बीवी बेयर विलीगर का केस। तो भैया जब अनसिमेट्रिकल कीटोन, एक मिथाइल एक फिनाइल, मिथाइल का एप्टीट्यूड बाद में एराइल फिनाइल का ज्यादा है। जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, पीछे चेक करो मैकेनिज्म को, जो माइग्रेट कर रहा है उसके और कार्बोनाइल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, यानी यहां ऑक्सीजन डालेंगे। ये हो गया ना इसका प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, केस करवाने के बाद एक्सपेरिमेंटली एप्टीट्यूड आया भैया, ऐसे नहीं आ गया। बेयर विलीगर का केस है, एराइल फिनाइल और 3 डिग्री में 3 डिग्री का एप्टीट्यूड ज्यादा है माइग्रेट करने का, तो जो एस्टर बनेगा वो ये बन के आएगा, दैट इज द प्रोडक्ट। ये बेयर विलीगर की केमिस्ट्री हो गई है। पहला आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में, आपने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन हमने शुरू किया, बेयर विलीगर हमने रिएक्शन पढ़ ली। अब बात आती है दूसरी रिएक्शन, तो बहुत आसानी से मैं आपको बता दूं, बाय कॉन्सनट्रेटेड HNO3। तो सुन लो, ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है कीटोन, वरना आसानी से ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है।
ये बॉन्ड को तोड़ते हुए इनोलिक फॉर्म में जाके इसी तरह से बिल्कुल इसमें इनोलिक फॉर्म में जाके दोनों तरफ एसिड बना देता है। यदि हम इस केस में ले लें साइक्लोहेक्सेनॉन, तो ये बिल्कुल यहां से दोनों तरफ 6 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एडिपिक एसिड बना देता है। आ रही है बात समझ में? इसके बाद है रिएक्शन तीसरी, वो है ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम डाइऑक्साइड रिले रिएक्शन। ये अपर लेवल पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी में कम पूछते हैं इसको। ये एक और रिएजेंट है जो ऑक्सीडेशन करता है सेलेनियम डाइऑक्साइड, इसे रिले रिएक्शन कहते हैं। ये अल्फा कार्बन पर ऑक्सीडेशन करता है पर बॉन्ड नहीं तोड़ता, ये वहां कार्बोनाइल जनरेट कर देता है। देखो ऐसे मिथाइल ग्लाइऑक्सल बन गया। जैसे कि जब एसिटल्डिहाइड पर रिले रिएक्शन को करवाया गया तो ग्लाइऑक्सल बन के आ रहा था। कहानी समझ आ रही होगी आप लोगों को रिले रिएक्शन की। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक, वो है रिडक्शन। क्योंकि मेरे हिसाब से ऑक्सीडेशन में एक तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में टॉलेंस को ध्यान रखना है, और कीटोन के ऑक्सीडेशन में जो 100% केस बन सकता है, कीटोन के ऑक्सीडेशन में जो 100% 100% जो केस बन सकता है वो बेयर विलीगर का बनता है। पिछली में भी पूछा गया है, देख लेना आप, उसे भी पता चल जाएगा आप लोगों को। और आगे भी बेयर विलीगर तक का ही चांस है, रिले का कम है। रिडक्शन में देखो कहां से पूछ सकता है भैया, रिडक्शन की अगर हम बात करें कार्बोनाइल्स के, तो जाहिर सी बात है इसकी रिड्यूस फॉर्म है एल्कोहल या एल्केन। तो भैया सुनो, कार्बोनाइल होते हैं ये, इसकी रिड्यूस फॉर्म होती है ये और ये। एक तो एल्कोहल, यदि एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री, कीटोन है तो 2 डिग्री, और एक एल्केन तक भी रिडक्शन होता है इसका, यानी ऑक्सीजन ही हट जाए। तो भैया पहले तो ये एल्केन वाले रिड्यूसिंग एजेंट जो एल्केन देंगे, एक तो है क्लीमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक अमलगम, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हमने एल्केन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। दूसरा है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वहां भी पढ़ा था हमने। इसमें लेते हैं हाइड्राजीन, N2H4 और KOH, हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहे। तो एक तो है ये, एक है ये, और तीसरा है रेड फॉस्फोरस HI, और एक होता है मोजिंगो रिडक्शन, वो हमारे इस लेवल पे काम का नहीं है, तो मोजिंगो नहीं बता रहा आपको, बस ये 3 होते हैं। ये कार्बोनाइल से सीधे एल्केन बना देते हैं, ऑक्सीजन यही होगा, बिल्कुल देख लो, ये ऑक्सीजन हटेगा, डबल बॉन्ड हटेगा और 2 H जुड़ जाएंगे, सीधा रिडक्शन। स्ट्राइक करना है आपको ये काम। बेस्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरा हाइड्राइड, बेस्ट। समटाइम्स बोरेन्स भी देखे जाते हैं, ये काम करते हैं बोरेन भी। बोरेन आप B2H6 डाइबोरेन भी देख सकते हो, ये भी करता है। तीसरा है MPV रिडक्शन, मीरवाइन पॉन्डर ऑफ वर्ली, ये देखना है हमको, इसका सवाल आ जाता है एग्जाम में। बस तो हमें तो ये देखना है मेनली, और इससे संबंधित कुछ फैक्ट, इधर कुछ भी नहीं देखना, इधर तो केस स्ट्राइक करना है आप लोगों को। जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेट HCl, इसको कैसे पूछा था? इसको ऐसे पूछा था आरपीएससी ने, बोले ये था कार्बोनाइल और इससे बनाना है हमें एल्केन, बताओ कौन सा रिएजेंट बेस्ट होगा? तो ऑप्शन में ये भी मिलेंगे, ये तो एल्कोहल देते हैं, और एक ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा वोल्फ किश्नर। समझ में आ रही कहानी? मोजिंगो इस वक्त डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये हो गई बात। इसमें और क्या देख सकते हो आप? इसमें ये देख सकते हो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड NaBH4 जो है ना, ये कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करते, लेकिन ये अदर फंक्शनल ग्रुप का करते हैं। जैसे कि ये इतना पावरफुल है कि लगभग सारे जितने भी ऑर्गेनिक के क्रियात्मक समूह है उनका रिडक्शन करता है, जबकि ये
थोड़ा ज्यादा कीमो सेलेक्टिव है, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप का नहीं करता, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सोडियम बोराहाइड्राइड एस्टर का नहीं करता, सोडियम बोराहाइड्राइड नाइट्रो को रिड्यूस नहीं करता, साइनाइड को रिड्यूस नहीं करता, इनको नहीं करता, जबकि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबका करता है, यूनिवर्सल है, ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल है, लेकिन ये कीमो सेलेक्टिव है, कुछ का नहीं करता है। ये कहानी आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है सीधे मीर वाइन पॉन्डरॉफ वर्ली की, यानी MPV रिडक्शन। इसकी पहचान है, मैंने आपसे कहा था, ये ओपन और ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है, इट इज द रिवर्स ऑफ ओपन और ऑक्सीडेशन। ओपन और में जो आप रिएक्शन खींच रहे हो उसका उल्टा चल लो, ये मीर वाइन पॉन्डरॉफ है। बस आपको रीएजेंट का ध्यान रखना है, मीर वाइन पॉन्डरॉफ में रीएजेंट होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और इसके साथ आइसोप्रोपिल, और इसको ढंग से लिखे एल्यूमिनियम ओ IPR होल थ्राइस, और IPROH यानी आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो ये लो। ये कहानी समझ आ रही होगी। ये काम वही करेगा, कार्बोनाइल से एल्कोहल, एल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री, कीटोन लोगे तो 2 डिग्री, लेकिन ये इसके साथ करेगा। एक रिएक्शन लिख लेते हैं। इन जनरल 2 डिग्री आप देखते हो, यानी कि सॉरी कीटोन्स पर आप देखते हो, पीछे लो, ये तो एक मैंने रिएजेंट बता दिया, और ये मैं रिएक्शन खींच रहा हूं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और ये है IPROH, और ये बना दिया इससे 2 डिग्री। जो बड़ी बात है वो ये है कि मेन हाइड्राइड और सॉल्वेंट जो ये लिया है, ये पहुंचा रहा है इस तक प्रोटॉन। कहानी समझ आ रही है सभी के? ये काम मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको केस स्ट्राइक करना है। तो ये लो समरी, देखो ना आप, इसकी समरी क्या है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, जबकि एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड ओपन और में, एल्यूमिनियम इथोक्साइड्स टिशैनको में, और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, नॉट इथोक्साइड, ऑक्साइड नहीं है, केवल ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ज़ियगलर नाटा कैटलिस्ट, ज़ियगलर नाटा। सवाल है खुद पॉलीमराइजेशन में आता है। कोई कई बार तो सवाल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बिल्कुल सस्ता सा बना देता है उठा के, जैसे जिलमान अभिकर्मक पूछ लिया, जिगलर नाटा पूछ लिया, टिल्डेन को पूछ लिया, ल्यूकास रिएजेंट को ही पूछ लिया, और कई बार सवाल डीपली जाके बना देता है, तो डिपेंड करता है। तो ये तो देखो, ये इस तरह से याद करके चलोगे तो भूलोगे नहीं। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यह तो एज ए लुईस एसिड कई अभिक्रियाओं में काम आता है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, काटरमान कोच फॉर्माइलेशन, बहुत सारी रिएक्शंस में ये तो काम आता है। तो एल्यूमिनियम तो बहुत जगहों पे काम आता है ना। ये बात हो गई है मीर वाइन पॉन्डरॉफ वर्ली रिडक्शन, और ये कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर जो है कौन सा, कार्बोनाइल वाला। इसके बाद अगला चैप्टर हम एसिड और उसके डेरिवेटिव का पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके अगला चैप्टर हम नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें हम एमीन, नाइट्रो और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को पढ़ेंगे। ये हमारे अब लास्ट के पोर्शन चल रहे हैं। फिर हम फिनॉल, ईथर, इपॉक्साइड, माइकल एडिशन, फेवरास्की और आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट में मिलेंगे आप लोगों से। हैव ए गुड डे, गुड बाय।